मेरा नाम हीरोटो है। 2 दिन पहले एक ट्रक ने मुझे टोक्यो के एक क्रॉसवॉक पर मार दिया। अब मैं फिर से मर रहा हूँ, इस बार धीमे एक 4x4 लकड़ी के राफ्ट पर, एक ऐसे ओशन के बीच में जो किसी भी मैप पर मौजूद नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। सिस्टम स्क्रीन अभी भी मेरे सामने तैर रही है, हल्का नीला रंग सुबह के स्काई के सामने। हुक और हैमर का यूज करो मटेरियल्स इकट्ठा करने के लिए और क्राफ्ट करो। मैं इसे 10वीं बार पढ़ता हूँ। मेरी जीभ इतनी सूखी है, ऐसा लगता है जैसे चमड़े का एक टुकड़ा मेरे मुंह की छत से चिपका हुआ है। मेरे होंठ 3 जगह से फट चुके हैं और उन दरारों का स्वाद कोपर जैसा है। लेकिन अब मैं वो देख रहा हूं जो मैंने कल नहीं देखा था। मेरे चारों तरफ का ओशन खाली नहीं है, ये कचरे का एक ग्रेवयार्ड है। पुराने प्लैंक आलसी गोल घुमाव में बहते हुए गुजर रहे हैं। एक लकड़ी का बैरल 20 मीटर दूर पानी पर उछल रहा है। रस्सी के टुकड़े, कैनवस के फटे हिस्से, एक टूटा हुआ क्रेट, एक प्लास्टिक बॉय जो उम्र के कारण पीला हो गया है। समुद्र ने यह सब मेरे चारों तरफ इकट्ठा कर लिया है, जैसे कोई ऑफरिंग हो या एक टेस्ट। मैं हुक पकड़ता हूँ, रस्सी मेरे हाथों में खुरदरी है। मेरी हथेलियां पहले से ही कल की पैनिक से छिल चुकी है। मैं सबसे पास के टारगेट को चुनता हूँ, एक लंबा प्लैंक जो शायद 5 मीटर दूर तैर रहा है। पहला थ्रो छोटा, हुक पानी में गिरता है और मैं उसे वापस खींचता हूँ। दिल जोर से धड़क रहा है। दूसरा थ्रो बेहतर आर्क, हुक प्लैंक के किनारे को छूता है और फिसल जाता है। प्लैंक आलस से घूमता है और दूर बह जाता है। मैं जोर से गाली देता हूँ, मेरी आवाज एक कराह जैसी है। शांत हो जाओ हीरोटो, तुम आर्केड में फिशिंग गेम्स में अच्छे हुआ करते थे। सेम प्रिंसिपल, टारगेट से आगे निशाना लगाओ, उसे डूबने दो। तीसरा थ्रो, हुक प्लैंक के ऊपर आर्क बनाता है, गिरता है और मैं खींचता हूँ। मेटल लकड़ी में धंस जाता है। मैं उसे हाथ दर हाथ खींचता हूँ। प्लैंक राफ्ट के किनारे से घिसता हुआ, प्लस एक प्लैंक। मैं खुद को 1 सेकंड की जीत महसूस करने देता हूँ, फिर मैं फिर से देखता हूँ। अब बैरल अगला है, ये भारी है। मैं बता सकता हूँ जिस तरह ये पानी में बैठा है उससे। 3 थ्रो लगते हैं हुक को उसके आयरन रिंग में सही से फंसाने के लिए। उसे खींचना मुझे लगभग आगे गिरा देता है। मैं अपने पैर राफ्ट के किनारे पर जमाता हूँ और पीछे झुकता हूँ। उसे सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर खींचता हूँ जब तक वह प्लैंक से टकराता नहीं है। बैरल खाली है, बिल्कुल खाली है। 1 सेकंड के लिए मैं चिल्लाना चाहता हूँ, फिर मुझे याद आता है ये अंदर की चीजें नहीं है जो मायने रखती है, ये खुद बैरल है। मैं हैमर उठाता हूँ। लकड़ी पुरानी है और कुछ जगह सड़ी हुई है। मैं एक ही बार में पहला टुकड़ा तोड़ देता हूँ। अगले टुकड़े आसानी से अलग हो जाते हैं। प्लस 6 प्लैंक, प्लस 4 आयरन रिंग, जंग लगे नेल्स का एक बिखराव जिसे मैं अपने हाथ से एक ढेर में इकट्ठा करता हूँ। सिस्टम स्क्रीन झिलमिलाती है। एक नई लाइन का टेक्स्ट चमककर सामने आता है। रेसिपी अनलॉक्ड, सोलर डिसैलिनेटर। एक कंटेनर चाहिए, एक फैब्रिक, ट्रांसपेरेंट या पतला, एक सेकेंडरी कंटेनर, सनलाइट। मैं शब्दों को घूरता हूँ। सोलर डिसैलिनेटर। एक याद ऊपर आती है मिडिल स्कूल की साइंस क्लास से। मिस्टर तनाका, फिजिक्स टीचर, वाटर साइकिल के पोस्टर के सामने। सर नमकीन पानी को गर्म करता है, पानी भाप बनता है, नमक पीछे छोड़ देता है। वेपर ठंडी होती है, ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ड्रॉपलेट्स शुद्ध पानी होती हैं। उन्होंने हमें एक तस्वीर दिखाई थी सर्वाइवर्स की जो डेजर्ट में एक गड्ढे के ऊपर प्लास्टिक का टुकड़ा इस्तेमाल कर रहे थे। सेम प्रिंसिपल राफ्ट पर भी काम करता है। मुझे पता है क्या करना है, लेकिन मुझे फैब्रिक चाहिए, पतला फैब्रिक, कुछ ऐसा जिससे सन की गर्मी गुजर सके। मैं फिर से हुक फेंकता हूँ। 3 थ्रो लगते हैं एक उलझे हुए पुराने सेल के टुकड़े को खींचने में। ग्रे, सन से फीका पड़ा हुआ, लेकिन सही हालत में। 2 और थ्रो और मुझे वो टूटा हुआ प्लास्टिक क्रेट मिल जाता है जो मैंने पहले देखा था। पीला प्लास्टिक एक तरफ से फटा हुआ है, लेकिन नीचे का हिस्सा अभी भी संभाल रहा है। अब मेरे पास सब कुछ है। मैं तेजी से काम करता हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, थोड़ा डिहाइड्रेशन से, थोड़ा फोकस से। मैं बैरल के एक टुकड़े को बीच से तोड़ता हूँ ताकि एक आधे कटोरे जैसा शेप बन जाए। मैं उसमें अपने हाथों से समुद्री पानी भरता हूँ जब तक वह आधा भर नहीं जाता। पानी हिलता है, भूरा, हरा और नमक की बदबू से भरा हुआ। कटोरे के ऊपर मैं 2 प्लैंक से एक फ्रेम बनाता हूँ, एक दूसरे की तरफ झुके हुए जैसे एक टेंट। मैं कैनवास को उनके ऊपर डालता हूँ, कस कर खींचा हुआ, एक किनारे की तरफ ढलान में। उस किनारे के नीचे मैं प्लास्टिक क्रेट को फंसा देता हूँ। मुख्य सन कैनवस पर पड़ता है, नीचे के नमकीन पानी को गर्म करता है। पानी ऊपर भाप बनकर उठता है, कपड़े के नीचे वाले हिस्से से टकराता है, ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है। ड्रॉपलेट्स कैनवस की ढलान से नीचे फिसलते हैं और टपकते हैं, एक एक बूंद करके प्लास्टिक क्रेट में। मैं इसे 3 बार जांचता हूँ। कपड़ा तना हुआ है, ढलान काफी तेज है, क्रेट सही जगह पर रखा है। फिर मैं ऊपर देखता हूँ। सन बेरहम है। ये वही सन है जो मुझे 2 दिन से मार रहा है। अब इसके पास एक काम है, लेकिन यह अभी भी मुझे मार रहा है। मैं अपने कंधों को महसूस कर सकता हूँ, अभी भी फफोले पड़ते हुए। मेरी गर्दन के पीछे आग लगी हुई है। अगर मैं यहाँ खुले में बैठा रहा जबकि डिसैलिनेटर काम करता है तो मैं पहली बूंद गिरने से पहले बेहोश हो जाऊंगा। मैं खुद को राफ्ट के दूसरे तरफ घसीटता हूँ। वहाँ कैनवस का एक दूसरा टुकड़ा है जिसे मैंने पहले खींच कर लिया था। डेसलिनेटर के लिए बहुत छोटा, लेकिन मेरे लिए काफी बड़ा। मैं उसे मास्ट के टूटे हिस्से और एक उठे हुए प्लैंक के बीच फंसा देता हूँ, एक नीचे लटका हुआ फटा हुआ सा शेड बनाते हुए। मैं उसके नीचे रेंग कर जाता हूँ और लकड़ी पर सीधा लेट जाता हूँ। बोर्ड्स मेरी पीठ के खिलाफ गर्म है, लेकिन कैनवस सीधी धूप को रोकता है और वही अकेला एहसास दया जैसा लगता है। मैं वहीं लेटा रहता हूँ और अपने डिसैलिनेटर को अपने लिए काम करते हुए देखता हूँ। समय अजीब तरीके से गुजरता है। मैं अंदर
बाहर बहता रहता हूँ। सूरज रेंगता है, मेरा मुंह इतना सूखा है कि मैं अब निगल नहीं सकता। एक समय पर मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ को राफ्ट के पार देखता हूँ और मैं लगभग आवाज देता हूँ उससे पहले कि मुझे याद आता है कि वह अभी भी जिंदा है एक ऐसी दुनिया में जिसे मैं फिर कभी नहीं देखूंगा, जो घंटों जैसा लगता है। शायद 4, शायद 5 के बाद मैं अपने शेड से बाहर रेंगता हूँ और क्रेट को चेक करता हूँ। वाटर, सच में वाटर, साफ साफ वाटर। शायद 150 मिलीलीटर जमा हुआ है टूटे हुए प्लास्टिक के नीचे। ये सबसे खूबसूरत चीज लगती है जो मैंने कभी देखी है। मैं क्रेट को सावधानी से उठाता हूँ, हाथ इतने बुरी तरह कांप रहे हैं कि मैं लगभग इसे गिरा देता हूँ। मैं उसे अपने मुंह की तरफ झुकाता हूँ। पहला घूंट ठंडा है, गर्मी से थोड़ा वार्म, लेकिन शुद्ध। कोई नमक नहीं, कोई कड़वा बाद का स्वाद नहीं, बस वाटर। वैसा वाटर जैसा होना चाहिए जब तुम भूल चुके हो कि वाटर का स्वाद कैसा होता है। मैं इसे 3 घूंट में पी जाता हूँ। मैं रोना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास आंसुओं के लिए नमी नहीं है। सिस्टम पिंग करता है, अचीवमेंट, फर्स्ट ड्रॉप प्लस 5 सर्वाइवल पॉइंट्स। मुझे यह भी नहीं पता सर्वाइवल पॉइंट्स क्या करते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुरंत कटोरे को समुद्री पानी से फिर भरता हूँ, कैनवस को रीसेट करता हूँ, क्रेट को फिर से सही जगह रखता हूँ। सूरज में अभी भी काम के घंटे बाकी हैं। जब तक सूरज होराइजन की तरफ गिरना शुरू करता है, क्रेट में और 200 मिलीलीटर है। मैं आधा पीता हूँ, मैं आधा बचाता हूँ। मैं अपने मटेरियल्स के ढेर में से टूटे हुए बॉटल्स में से एक छोटा लकड़ी का कप ढूंढता हूँ और पानी उसमें सावधानी से डालता हूँ। उसे शेड के नीचे रख देता हूँ। 350 मिलीलीटर पूरे दिन के लिए, अच्छे से जीने के लिए काफी नहीं। मैं राफ्ट के किनारे बैठता हूँ जब सूरज ढलता है। 2 दिनों में पहली बार मेरा दिमाग साफ है। मेरे हाथ कांपना बंद कर चुके हैं। मेरे होंठों की दरारें अभी भी दर्द करती हैं, लेकिन वे अब खून नहीं बहाती। मैं अपने दिमाग में हिसाब करता हूँ। मटेरियल्स, 6 प्लैंक बचे हुए, 4 आयरन रिंग, 15 जंग लगे नेल्स, एक काम करता हुआ डिसैलिनेटर जो शायद 350 मिलीलीटर रोज बनाता है। फूड 0, हेल्थ गंभीर लेकिन स्थिर। यह ज्यादा नहीं है। 2 दिन पहले यह कुछ भी नहीं था। 2 दिन पहले मैं टोक्यो की सड़क पर एक लाश था। अब मैं एक आदमी हूँ जिसके पास कैनवस की छत है और वाटर का एक कटोरा और एक हैमर। मैं इसे ले लूंगा। फिर मैं पानी में कुछ हिलता हुआ देखता हूँ राफ्ट के नीचे। मैं जम जाता हूँ। मेरा हाथ बिना सोचे हैमर पकड़ लेता है। एक आकार, छोटा, शायद मेरी फोरआर्म जितना लंबा, चांदी जैसा। वह मेरे नीचे प्लैंक्स के बीच से तेजी से निकलता है और गायब हो जाता है। एक फिश। मैं लगभग हंसता हूँ। मेरी अगली समस्या अभी खुद सामने आई है और यह एक समस्या है जिसे मैं खा सकता हूँ। फिर मैं दूसरा आकार देखता हूँ, फिश के पीछे, बड़ा, बहुत बड़ा, लंबा और ग्रे और धीरे चलता हुआ, वैसे जैसे कुछ चलता है जब उसे दिखने की चिंता नहीं होती। वह राफ्ट के नीचे से फिसलता है और आगे बढ़ता रहता है, गहरे नीले में गायब होता हुआ। वह कम से कम 2 मीटर लंबा था। मैं बहुत स्थिर बैठता हूँ हाथ में हैमर के साथ और मैं लंबे समय तक नहीं हिलता उसके जाने के बाद। मैंने उस रात नहीं सोया। हर बार जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने उस ग्रे आकार को राफ्ट के नीचे फिसलते हुए देखा। धीमा, धैर्यवान, बड़ा। मैं अपनी पीठ के बल लेटा रहता हूँ, हैमर अपने सीने पर रखकर, और सितारों को देखता हूँ। गलत सितारे, अजनबी कॉन्स्टलेशंस, जिन्हें मैं नाम नहीं दे सकता था जब तक कि पूर्वी स्काई फीका होना शुरू नहीं हुआ। जब सूरज निकला, मैंने सबसे पहले डिसैलिनेटर को चेक किया। 200 मिलीलीटर क्रेट में इंतजार कर रहा था रात की धीमी कंडेंसेशन से। मैंने आधा पिया, बाकी बचाया, कटोरे को समुद्री पानी से फिर भरा और कैनवस को रीसेट किया। फिर मेरे पेट ने मुझे याद दिलाया कि 3 दिन हो चुके हैं। कोई हल्की भूख नहीं, एक असली गहरी जानवर जैसी मांग, वैसी जो तुम्हारे हाथों को कांपने पर मजबूर करती है और तुम्हारी नजर को संकीर्ण कर देती है। वाटर तुम्हें जिंदा रखता है, लेकिन यह तुम्हें खिलाता नहीं है। मुझे अभी कैलोरीज चाहिए थी। मैंने सिस्टम स्क्रीन खोली, रेसिपी अनलॉक। प्रिमिटिव फिशिंग रॉड के लिए चाहिए एक लंबा पोल, एक लंबाई की रोप, एक हुक, बेट। मैं लगभग हंस पड़ा। बेट, बिल्कुल। सिस्टम तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन यह नहीं बताता कि इसे कहां से लाना है। पोल, उसे मैं हल कर सकता था। मैं एक लंबे प्लैंक को अपनी तरफ घसीटता हूं और उस पर हैमर से काम शुरू करता हूं, खुरदरे किनारों को अलग करते हुए। सुंदर नहीं, सीधा नहीं, लेकिन लगभग 1.5 मीटर लंबा और इतना हल्का कि घुमाया जा सके। रोप, यह भी हल हो सकता है। कल मैंने सड़ी हुई हेम्प रोप का एक टुकड़ा खींच कर लिया था। इसका ज्यादातर हिस्सा बेकार था, मेरे हाथों में गीले कागज की तरह टूटता हुआ, लेकिन अंदर के रेशे अभी भी मजबूत थे। मैं पालथी मारकर बैठता हूं और रोप को सावधानी से खोलता हूं, अच्छे फाइबर्स को मरे हुए हिस्सों से अलग करता हुआ। 20 मिनट के धैर्य वाले काम के बाद मेरे पास शायद 2 मीटर की यूजेबल लाइन थी, पतली लेकिन मजबूत। हुक, यही समस्या थी। मैं टूटे हुए बैरल से 4 आयरन रिंग में से एक उठाता हूँ, भारी, पहले से थोड़ा मुड़ा हुआ, लेकिन पूरा गोल। हुक नहीं, मुझे इसके एक हिस्से को मोड़कर आकार देना था, एक सिरा तेज करना था, एक छोटा कांटा छोड़ना था अगर मैं कर पाता। मेरे पास कोई फोर्ज नहीं था, कोई आग नहीं, कोई एनविल नहीं, बस एक हैमर और एक लकड़ी का राफ्ट। सोचो हिरोटो, वही प्रिंसिपल जैसा डिसैलिनेटर में था, जो है उसका यूज करो। मैं आयरन रिंग को राफ्ट के कोने पर रखता हूं जहां 2 भारी प्लैंक मिलते हैं, सबसे कठोर, सबसे सपाट सतह जो मेरे पास थी। मैं अपने बाएं हाथ से रिंग को दबाकर रखता हूं, अपने दाएं हाथ से मैं हैमर को उसके एक हिस्से पर जोर से मारता हूं। रिंग बजती है, उसके नीचे का प्लैंक कांपता है। मैं उसे फिर मारता हूं, फिर लगभग 30 बार के बाद आयरन मुड़ना शुरू करता है, ज्यादा नहीं, एक तरफ हल्का सा झपटा। मैं उसी जगह पर मारता रहता हूं। मेरा कंधा जलने लगता है, पसीना मेरी आंखों में बहता है और मैं उसे झपक कर हटाता हूं, जो 1 घंटे जैसा लगता है। उसके बाद मैं एक जगह रिंग को तोड़ने में सफल हो जाता हूं, बंद गोले को एक मुड़े हुए सी आकार में बदलते हुए। अब मेरे पास कुछ था जिसे मैं आकार दे सकता था। मैं खुले सिरों पर काम करता हूं, एक को सीधा करता हूं, गर्मी कुछ नहीं करती, बस कच्ची ताकत और दोहराव। दूसरे सिरे को मैं मुड़ा हुआ छोड़ता हूं, उसे धीरे धीरे एक तेज
हुक के आकार में मारता हूँ। उसे नुकीला बनाने के लिए मैं मेटल को आगे पीछे एक जंग लगे नेल पर रगड़ता हूँ जिसे मैंने बचाया था, जैसे एक नाइफ को शार्पनिंग स्टोन पर। इसमें हमेशा लगता है, मेरी उंगलियां ऐंठ जाती हैं, मेटल नेल के खिलाफ ची ची करता है। लेकिन शायद 2 घंटे के काम के बाद मेरे पास कुछ था जिसे हुक कहा जा सकता था। कच्चा, टेढ़ा। नोक उतनी तेज नहीं थी जितनी मैं चाहता था, लेकिन आकार सही था। इतना मुड़ा हुआ कि एक फिश को पकड़ सके, इतना तेज कि स्किन को छेद सके। मैं रोप को सीधे सिरे से बांधता हूँ एक नॉट से, जो मुझे आधा याद है एक फिशिंग ट्रिप से अपने अंकल के साथ जब मैं 12 साल का था। दूसरे सिरे को पोल से बांधता हूँ। अब मुझे बेट चाहिए था। मैं राफ्ट के किनारे बैठता हूँ और पानी में देखता हूँ। छोटे चांदी जैसे आकार मेरे नीचे प्लैंक के बीच झिलमिलाते हैं। वही तरह की फिश जो मैंने कल देखी थी। वे मेरे राफ्ट की छाया के बारे में जिज्ञासु हैं, उस ठंडी अंधेरी जगह के बारे में जो यह तेज सुबह के सन में देता है। वहां शायद 1 दर्जन है, शायद ज्यादा। लेकिन फिश एक खाली हुक को नहीं काटती, उन्हें उस पर कुछ चाहिए, कुछ जो फूड जैसा महके। मेरे पास कोई फूड नहीं था। मैंने सबसे साफ चीज पहले आजमाई। मैंने अपने शॉर्ट से फैब्रिक का एक टुकड़ा फाड़ा, छोटा, बस अंगूठे के आकार का, और उसे हुक से बांध दिया। उसे पानी में नीचे किया, कुछ नहीं। फिश उसके पास से तैर गई, पूरी तरह अनदेखा करते हुए। उनमें से एक ने एक बार उसे टक्कर मारी और मुड़ गई। मैंने लाइन को वापस ऊपर खींचा, वहीं बैठा सोचता रहा। एक फिश क्या चाहती है? मूवमेंट, स्मेल, ब्लड। ब्लड। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा। वे पहले से ही कल से खराब हालत में थे, रोप से छिले हुए, लकड़ी से खरोंचे हुए। मैंने अपने पोर पर एक छोटा सा स्केप छेड़ा और उसे खोल दिया। लाल की एक बूंद उभरी। मैंने उसे हुक पर मल दिया, लाइन को वापस नीचे किया। बदलाव तुरंत था। 3 चांदी जैसी फिश सेकंडों के भीतर हुक की तरफ बढ़ी। मैंने लाइन को झटका महसूस किया, एक छोटा सा खिंचाव, लगभग नहीं के बराबर, फिर एक तेज। मैंने पोल को झटका दिया। एक फिश पानी से बाहर उछली, हवा में मुड़ती हुई, हुक उसके होंठ से होकर, लगभग मेरे हाथ के आकार की, शायद 200 ग्राम। वह डेक पर गिरी और तड़पने लगी। मैं उसे घूरता रहा, 1 सेकंड के लिए मैं बस घूरता रहा। फिश प्लैंक के खिलाफ फड़फड़ाती रही, उसकी चांदी जैसी स्केल सन को पकड़ती हुई, उसकी छोटी आंख कहीं नहीं देखती हुई। फिर मैं अपने घुटनों पर गिरा और उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वह फिर से वाटर में फड़फड़ाकर वापस चला जाता। वह फिसलन भरा था, उस तरह से फिसलन भरा जिसके लिए मैं तैयार नहीं था, और वह लगभग 2 बार मेरे हाथों से निकल गया इससे पहले कि मैं उस पर सही पकड़ बना पाता। मैंने उसे डेक के खिलाफ दबा दिया और उसके सिर पर हैमर नीचे मारा। वह शांत हो गया। प्लस एक फिश, प्लस 200 ग्राम रॉ प्रोटीन। मैं अपनी एड़ियों पर पीछे बैठ गया, जोर से सांस लेते हुए। 3 दिन की भूख, और मैंने अभी एक फिश पकड़ी, एक मुड़े हुए आयरन के टुकड़े और अपने ही ब्लड की एक बूंद से। मैंने उसके मुंह से हुक सावधानी से निकाला, क्योंकि मुझे अगले के लिए हुक सही हालत में चाहिए था, और लाइन को फिर से सेट किया। इस बार मैंने फिश की अपनी इंटेस्टाइन को बेट के रूप में यूज किया। मैंने एक बार पढ़ा था कि फिश के गट्स लगभग किसी भी चीज से बेहतर होते हैं। मैंने उसके पेट को एक टूटे हुए नेल के तेज किनारे से काटा, एक छोटा सा गट का टुकड़ा निकाला, उसे हुक पर पिरो दिया, लाइन को फिर से नीचे किया। 30 सेकंड के भीतर हिट। सुबह के बीच तक मेरे पास डेक पर 4 फिश थी। दोपहर तक मेरे पास 6 थी। मैं रुक गया क्योंकि मेरे हाथ ऐंठ रहे थे, और क्योंकि 6 फिश एक बार में खाने से ज्यादा थी, और मेरे पास उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं था। वे इस गर्मी में घंटों के भीतर सड़ने लगेंगी। मैंने पहली को कच्चा खाया। इसका वर्णन करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है। मैं यह दिखावा नहीं करूंगा कि यह कुछ भी था सिवाय घिनौना। मांस ठंडा और चिपचिपा था, और छोटी हड्डियां मेरे दांतों में फंस गईं, और गंध ने मुझे उल्टी करने जैसा महसूस कराया। लेकिन कैलोरीज असली थी। पहले काटने के बाद मैंने खुद को धीरे चबाने के लिए मजबूर किया, व्यवस्थित तरीके से, मांस को छोटे टुकड़ों में निगलते हुए। जब तक मैंने पहली फिश खत्म की, मैं कुछ महसूस कर सकता था जो मैंने 3 दिनों में महसूस नहीं किया था। मेरे पेट में गर्मी का एक आधार, ऊर्जा का एक छोटा कोर मेरी बाहों में लौटता हुआ। मैंने दूसरी फिश खाई, फिर मैं रुक गया, क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर और ज्यादा को अस्वीकार करना चाहता है, और क्योंकि मैंने बहुत समय पहले सर्वाइवल वीडियोस में सीखा था कि एक भूखा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बहुत तेजी से खाता है वास्तव में खुद को मार सकता है। मैं टूटी हुई मास्ट के सहारे अपनी पीठ लगाकर बैठ गया और फूड को सेटल होने दिया। पहली बार जब से मैंने इस राफ्ट पर अपनी आंखें खोली थी, मुझे एक जीवित चीज जैसा महसूस हुआ, एक मरती हुई के बजाय। मैं दोपहर के शुरुआती समय में फिर से फिशिंग पर गया। मुझे दिन के बाकी हिस्से के लिए कम से कम 2 और चाहिए थे, और मैं यह पता लगाना चाहता था कि गट बैट कितनी देर तक काम करता रहेगा, इससे पहले कि मुझे नया चाहिए। मैंने लाइन को नीचे किया, इंतजार किया। एक बाइट, तेज, दूसरों से ज्यादा जोरदार। मैंने ऊपर खींचा और रोड लगभग मेरे हाथों से निकल गया। जो भी दूसरी तरफ था वह बड़ा था। पोल खतरनाक तरीके से झुक गया। लाइन इतनी कसी हुई थी कि मैं उसे गूंजते हुए सुन सकता था। मैंने अपने पैर राफ्ट के किनारे के खिलाफ जमा दिए और खींचा, और 1 सेकंड के लिए मुझे लगा कि मेरे पास कुछ शानदार है, एक सच में बड़ी फिश, शायद 2 दिनों का खाना। फिर मैंने ग्रे आकार को नीचे से ऊपर आते हुए देखा। वह तेजी से ऊपर आया, उससे भी तेज जितना कोई इतनी बड़ी चीज को हिलना चाहिए। एक लंबा चिकना शरीर, शायद 1.5 मीटर, ऊपर से ग्रे और नीचे से सफेद, एक पच्चर के आकार का सिर, एक मुंह जो खुला, और मैंने दांत देखे, उनकी 2 कतारें, सफेद और छोटे और अंदर की तरफ झुके हुए। शार्क ने लाइन को एक गोली की तरह मारा। जो फिश मैंने पकड़ी थी वह एक ही झटके में उसके मुंह में गायब हो गई। पोल आगे झटका खाया इतनी ताकत से कि मेरा पूरा शरीर लगभग राफ्ट से खींच गया। मैंने महसूस किया मेरे पैर प्लैंक से उठ गए। खुद को किनारे के ऊपर आगे झुकते हुए महसूस किया। मैंने पोल छोड़ दिया। पोल मेरे हाथों से निकल गया और वाटर में चला गया। वह सतह से टकराया और झाग के घुमाव में गायब हो गया। खत्म। हुक, लाइन, पोल, सब कुछ। मैं जोर से डेक पर पीछे गिरा। मेरा कोहनी एक प्लैंक से टकराई और दर्द मेरे कंधे तक दौड़ गया। मैं हाथों और पैरों के बल किनारे से
दूर भागा, खुद को राफ्ट के केंद्र की तरफ केकड़े की तरह धकेलते हुए। तब तक नहीं रुका जब तक मेरी पीठ मास्ट के टूटे हिस्से से नहीं टकराई। मैं वहां बैठ गया, मेरा दिल मेरी छाती से बाहर निकलने की कोशिश करता हुआ। जहां मेरा पोल था वह वाटर पहले ही फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कोई शार्क नहीं, कोई पोल नहीं, कोई निशान नहीं कि वहां कुछ कभी था। लेकिन मैंने उसे देखा था, मैंने देखा था वह कैसे हिलता है। मैंने दांत देखे, 1.5 मीटर। वह बड़ा शार्क भी नहीं है, वह एक छोटा है, एक जुवेनाइल। अगर मैं गिर गया होता, अगर मेरे पैर 1 सेकंड और राफ्ट से हट गए होते तो मैं मर चुका होता इससे पहले कि मैं समझ भी पाता कि क्या मुझे मार रहा है। सिस्टम पिंग करता है, थ्रेट डिटेक्टेड, वाटर प्रेडेटर्स, पैरामीटर डिफेंस रिकमेंडेड। मैं हंसा, वह टूटा हुआ और खरखराहट भरा निकला। धन्यवाद सिस्टम, बहुत मददगार। मैं तुरंत इस पर लग जाता हूँ। मैं मास्ट के टूटे हिस्से के सहारे लंबे समय तक बैठा रहा। दोपहर का सूरज मेरे चेहरे पर गर्म था। बची हुई 4 फिश डेक पर पड़ी थी जहां मैंने उन्हें छोड़ा था, सूखती हुई, उन मक्खियों को आकर्षित करती हुई जो ओशन के बीच में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन किसी तरह थी। मैंने सोचा जो मैंने अभी सीखा, 3 चीजें, उनमें से सब महत्वपूर्ण। 1, मैं खुद को खिला सकता था, सिस्टम काम करता है। कचरे से बने कच्चे टूल्स असली काम कर सकते थे। 2, मैंने अपनी फिशिंग रॉड उसे यूज करने के पहले ही दिन खो दी थी। मुझे तुरंत एक और बनानी थी और मुझे इसे इस बार मजबूत बनाना था और मुझे इसे इस तरह सेट करना था कि मैं उसे छोड़ सकूं बिना पूरी चीज खोए। शायद पोल को राफ्ट से एक बैकअप लाइन से बांध दूं। 3, मैं कभी भी किसी भी हालत में अपने शरीर का कोई हिस्सा उस वाटर में नहीं डालने वाला था। राफ्ट 4 मीटर बाई 4 मीटर थी, यही सब मेरे पास था। 8 स्क्वायर सेंटीमीटर लकड़ी मेरे और एक ऐसे मुंह के बीच जो पहले से ही मेरे पैरों के नीचे घूम रहा था, इंतजार करता हुआ। 4 मीटर काफी नहीं था, मुझे इस राफ्ट को बड़ा बनाना था। मुझे दीवारें चाहिए थी या कम से कम एक किनारा जिस पर मैं गिर सकूं बिना बाहर लुढ़के। मुझे कुछ चाहिए था जो शार्क को डराए जब वह वापस आए, और वह वापस आएगा। मैंने आज सुबह वाटर में ब्लड बहाया था। मैंने फिश के गट्स बाहर फेंके थे। जो भी नीचे रहता था उसे अब बिल्कुल पता था कि मैं कहां हूं और उसे पता था कि यहां ऊपर खाना है। मैंने चारों फिश इकट्ठा की और उन्हें राफ्ट के बीच में रखा, मेरे कैनवस के नीचे शेड के छोटे हिस्से में। मैंने अपने हाथों को सी वाटर में सावधानी से धोया, ध्यान रखते हुए कि किनारे से जितना जरूरी था उससे ज्यादा आगे न झुकूं। मैंने डीसैलिनेटर को चेक किया और 100 मिलीलीटर इंतजार कर रहा था। मैंने उसे पी लिया। फिर मैंने हैमर और हुक उठाया और वाटर को देखने लगा, अगले कचरे के टुकड़े के लिए जिसे अंदर खींचना था। सूरज आधा आकाश में नीचे था। मेरे पास डे लाइट के घंटे बाकी थे और मेरे सीने में वह छोटी चीज जो 2 दिनों से निराशा थी अब कुछ और बन गई थी, कुछ ज्यादा कठोर, ज्यादा उपयोगी। मैं इस राफ्ट पर एक फोर्ट्रेस बनाने वाला था, प्लैंक दर प्लैंक, जो भी लगे, क्योंकि दूसरा विकल्प था उस पल का इंतजार करना जब मैं अपना संतुलन खो दूं। अगले 4 दिन एक रूटीन बन गए। मैं सनराइज पर जागता था, डेसैलिनेटर को चेक करता था, जो रात भर इकट्ठा हुआ था उसे पीता था, बोल को रीसेट करता था, कैनवस को रीसेट करता था। सुबह में फिश पकड़ता था इससे पहले कि सूरज बहुत ऊपर चला जाए। हर दिशा में हुक फेंकता था जहां तक मैं पहुंच सकता था। जो भी ओशन रात के दौरान मेरे पास धकेलता था उसे खींच कर लाता था। दोपहर तक मैं जो भी मैंने इकट्ठा किया था उसे हैमर से तोड़ता था। दोपहर बाद मैं क्राफ्टिंग करता था। शाम तक मैं सोचने के लिए बहुत थक जाता था। मैंने चौथे दिन एक नई फिशिंग रॉड बनाई, पहली से बेहतर, मोटा पोल, 2 गुनी रोप, एक सेफ्टी लाइन जो रोड को एक खूंटी से बांधती थी जिसे मैंने राफ्ट में ठोंका था ताकि अगर शार्क फिर से हमला करे तो मैं पूरी सेटअप न खोऊं। शार्क 2 बार वापस आया। दोनों बार मैंने पोल छोड़ दिया और सेफ्टी लाइन को अपना काम करने दिया। दोनों बार मैंने बेट और वह छोटी फिश खो दी जिसे मैंने पकड़ा था, लेकिन मैंने रॉड बचा ली। सबक की कीमत होती है जब तक कि तुम उन्हें सिर्फ एक बार चुकाओ। चौथे दिन के अंत तक मेरी जमा असली थी। मैंने उसे डेक पर गिनकर निकाला जैसे एक व्यापारी इन्वेंट्री करता है। 2 और बैरल, उनमें से एक का ढक्कन अभी भी बंद था जिसे मैंने तोड़ा खोलने के लिए और अंदर सिर्फ बासी हवा मिली, लेकिन लकड़ी अच्छी थी। 8 और प्लैंक अलग अलग लंबाई के, एक ठीक ठाक रोप का कुंडल बाहर से आधा सड़ा हुआ लेकिन बीच से मजबूत, एक फटा हुआ सेल का टुकड़ा लगभग 2 मीटर चौड़ा, एक प्लास्टिक बॉय पीला और फटा हुआ, एक छोटा मेटल ग्रेटिंग का टुकड़ा वैसा जैसा तुम एक शिप के इंजन रूम में देख सकते हो, और हफ्ते का इनाम एक लकड़ी का चेस्ट जो जंग और नमक से बंद था जिसे मैंने तीसरी दोपहर एक लंबे थ्रो से खींच कर लिया था। मैंने चेस्ट को आखिर के लिए छोड़ा। मुझे पता था यह क्या मतलब हो सकता है और मैं बहुत जल्दी निराश नहीं होना चाहता था। मैंने उस पर हैमर से 20 मिनट तक काम किया इससे पहले कि ढक्कन आखिरकार टूटकर खुला। अंदर तेल लगे कपड़े में लिपटा हुआ जो ज्यादातर बचा रहा था, एक फ्लिंट और स्टील स्ट्राइकर, एक जंग लगा नाइफ लकड़ी के हैंडल के साथ, ब्लेड गड्ढों से भरा लेकिन अभी भी तेज, 2 छोटी कैंडल्स, एक फिशिंग लाइन का कुंडल, असली फिशिंग लाइन, पतली और मजबूत, एक छोटा डिब्बा नेल्स का, सही तरह से बने हुए, वह जंग लगा कबाड़ नहीं जिसे मैं इकट्ठा कर रहा था, और सबसे नीचे लगभग छिपा हुआ एक बंद कांच की बोतल भरी हुई साफ लिक्विड से। मैंने उसे सावधानी से खोला, सूंघा, ताजा वाटर, पूरी बोतल, शायद 700 मिलीलीटर। मैं डेक पर बैठ गया, दोनों हाथों में बोतल पकड़े हुए, और एक लंबे मिनट तक मैं हिला नहीं। 700 मिलीलीटर, 2 दिन का पीना, आसानी से 1 हफ्ता अगर मैं अनुशासित रहूं। लेकिन असली खजाना वाटर नहीं था, वह फ्लिंट और स्टील था। अब फायर संभव था। मैंने बोतल को सावधानी से नीचे रखा और स्ट्राइकर को अपने हाथों में पलटा। मुड़ा हुआ स्टील का एक टुकड़ा जो उंगलियों में पकड़ने के लिए बना था, काले फ्लिंट का एक छोटा टुकड़ा। मैंने अपने जीवन में कभी एक यूज नहीं किया था, मैंने उन्हें सिर्फ मूवीज में और यूट्यूब पर देखा था, लेकिन प्रिंसिपल आसान था। स्टील को फ्लिंट के खिलाफ एक कोण पर मारो, स्पार्क पकड़ो, उसे टिंडर दो। मैं
आज रात फायर कर सकता था, लेकिन मैं एक लकड़ी के राफ्ट पर फायर नहीं कर सकता था। सूखे पाइन प्लैंक पर फायर ओशन के बीच में मुझे शार्क से भी तेज मार देगा। एक स्पार्क गलत जगह पर एक एम्बर बोर्ड्स के बीच की दरार में लुढ़कता हुआ और पूरा राफ्ट मिनटों में एक मशाल बन जाएगा। मैं आग से बचने के लिए वाटर में कूदता और शार्क मुझे 3 सांस लेने से पहले ही पकड़ लेता। फायर को एक सुरक्षित जगह चाहिए थी, एक जगह जहां उसके नीचे कोई लकड़ी ना हो, एक जगह जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। इसलिए फायर पाने से पहले मुझे राफ्ट को फैलाना और हिस्सों में बांटना था। मैं इसके बारे में पहले से 2 दिनों से सोच रहा था। जब मैं फिश पकड़ता था, जब मैं मटेरियल्स खींच कर लाता था, जब मैं शार्क को शाम में मेरे पैरों के नीचे धीरे घूमते हुए देखता था। मेरे पास एक प्लान था, मुझे बस शुरू करना था। मैंने अगली सुबह शुरू किया। पहले विस्तार आया। मैंने 2 नए भारी प्लैंक को राफ्ट के पूर्वी किनारे से बांधा, उसे लगभग 1 मीटर बाहर बढ़ाते हुए। फिर 2 और प्लैंक जो लंबवत चले, पूरी चीज को एक कच्चे ढांचे में जोड़ते हुए। फिर ऊपर से प्लैंकिंग बोर्ड कसकर रखे गए, चेस्ट से मिले सही नेल से ठोंके गए। जब मैं उस पर खड़ा हुआ तो नया हिस्सा चरमराया। मैंने अभी उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने मेरा वजन संभाल लिया। मैंने वहीं पश्चिमी तरफ किया। विस्तार के पहले दिन के अंत तक मैंने राफ्ट को 4 मीटर बाई 4 मीटर से बढ़ाकर लगभग 6 बाई 5 कर दिया। ज्यादा नहीं, लेकिन अतिरिक्त जगह पहले से ही स्पेस को हिस्सों में बांटने के लिए काफी थी। मैंने दूसरा दिन दक्षिणी तरफ बिताया। शाम तक राफ्ट लगभग 8 मीटर बाई 6 था। अब यह पूरी तरह अलग दिख रहा था। यह ऐसा दिख रहा था जैसे किसी ने इसे जानबूझकर बनाया हो, बजाय इसके कि किसी को इस पर फेंक दिया गया हो। फिर मैंने हिस्से बनाना शुरू किया। जोने, किचन। मैंने वह कोना चुना जो मेरी सोने की जगह से सबसे दूर था, दक्षिण पश्चिम कोना, जहां हवा का बहाव धुआं राफ्ट के बाकी हिस्से से दूर ले जाएगा। मैंने प्लैंक की दोहरी मोटी परत का एक आधार बनाया। फिर उसके ऊपर मैंने मेटल ग्रेटिंग रखा जो मैंने बचाया था। ग्रेटिंग के नीचे मैंने गीली रेत की एक परत भरी, रेत जो मैंने एक खाली बैरल से निकाली थी जहां वह बैलेस्ट के रूप में इस्तेमाल हुई थी। रेत ही कुंजी थी। ये गर्मी को सोख लेगी और नीचे की लकड़ी को किसी भी एम्बर से बचाएगी जो ग्रेटिंग से गिर जाए। ग्रेटिंग के ऊपर मैंने पत्थरों का एक छोटा घेरा बनाया, टूटी हुई सिरेमिक के टुकड़े चेस्ट से, साथ में कुछ सपाट मेटल के टुकड़े जिन्हें मैंने आकार में ठोका। एक प्रिमिटिव हार्ट, कच्चा, बदसूरत, खतरनाक, अगर मैं सावधान नहीं रहा, लेकिन काम करने वाला। मैंने उसी शाम इसे टेस्ट किया। मैंने सूखे फटे हुए फैब्रिक की एक छोटी मुट्ठी ली, सड़ी हुई रोप का अंदर का हिस्सा जिसे मैं खोल रहा था उसे फुलाकर टिंडर का एक घोंसला बनाया। मैंने फ्लिंट को स्टील के खिलाफ मारा। पहले 3 वारों से कुछ नहीं हुआ। चौथे ने एक चमकीला स्पार्क दिया जो टिंडर को छूने से पहले ही मर गया। 5वां, 6ठा, 7वां स्पार्क, लेकिन पकड़ नहीं। 8वें वार पर एक स्पार्क रोप के फुल में गिरा और टिक गया। मैं पास झुका और उस पर फूंक मारी, हल्के से, वैसे जैसे मैंने लोगों को वीडियोस में करते देखा था। स्पार्क रेंगता रहा, फिर उसने पकड़ लिया। एक छोटी नारंगी फ्लेम रोप के फुल में खिली, मेरे अंगूठे से बड़ी नहीं। मैंने सूखे प्लैंक का एक पतला टुकड़ा डाला, फिर एक और, फिर टूटे हुए बैरल के टुकड़े का एक छोटा हिस्सा। लौ बढ़ी। 5 मिनट के अंदर मेरे पास मेटल ग्रेटिंग पर एक असली आग चल रही थी। धुआं ऊपर उठ रहा था और शाम की हवा उसे खींचकर खाली होरिजन की तरफ ले जा रही थी। मैंने एक मछली पकाई। मैंने उसे एक जंग लगे चाकू से साफ किया, उसे एक पतली तेज की हुई लकड़ी पर पिरोया, उसे आग के ऊपर लगभग 4 मिनट तक रखा, धीरे धीरे घुमाते हुए, देखते हुए कि सफेद मांस पारदर्शी से अपारदर्शी हो रहा है। त्वचा एक तरफ से काली हो गई, मांस का कुछ हिस्सा चर्बी आग में टपक गया और चर्बी सिसकारी, और पकती मछली की गंध मेरे सीने पर हथौड़े की तरह लगी। मैं अपनी आग के पास तख्तों पर बैठ गया और उसे अपने हाथों से खाया। मैं इसके बारे में काव्यात्मक नहीं बनने वाला। ये एक छोटी मछली थी, खराब तरीके से पकी हुई, मेरी उंगलियों से खाई गई एक लकड़ी के बेड़े पर कहीं के बीच में, लेकिन यह गर्म थी। यह पहला गर्म खाना था जो मुझे मरने के बाद मिला था। और कच्ची मछली और पकी हुई मछली के बीच का फर्क, ठंडे मरे हुए मांस और एक भोजन के बीच का फर्क, एक जानवर और एक इंसान के बीच का फर्क है। मैं आग के पास बैठा रहा जब तक वह धीमी नहीं हो गई, और फिर मैंने अंगारों को ध्यान से रेत की एक परत के नीचे दबा दिया ताकि वे सुबह तक जिंदा रहें। जॉन बी, डेजालिनेटर स्टेशन। मैंने आधा दिन डेजालिनेटर को फिर से बनाने में बिताया, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पूर्वी किनारे पर। अब 2 एक दूसरे के समानांतर, 2 गुना सरफेस एरिया, 2 गुना आउटपुट, लगभग 700 मिलीलीटर प्रतिदिन अगर सूरज पूरा हो। मैंने एक छोटा लकड़ी का फ्रेम बनाया कलेक्शन क्रेट्स को पकड़ने के लिए ताकि वे लहर में पलट न जाएं। मैंने पूरे स्टेशन के ऊपर एक कैनवस छत बनाई ताकि बारिश जब भी आए सिस्टम को कॉन्टेमिनेट न करे, एक अलग चैनल के साथ ताकि बारिश का पानी तीसरे कंटेनर में जाए। हर बूंद मायने रखती है। जोन सी, सोने की जगह। यह वह था जिसकी मुझे परवाह थी। मैंने जगह चुनी बेड़े के केंद्र के पास, जहां तख्ते सबसे मोटे और सबसे स्थिर थे। मैंने एक नीचा प्लेटफॉर्म बनाया, बस 2 परत तख्तों की मुख्य डेक के ऊपर, शायद 10 सेंटीमीटर की दूरी, ताकि मैं सीधे ठंडी गीली लकड़ी पर न सोऊं। प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने एक फैला हुआ कैनवस का टुकड़ा बिछाया, 2 गुना मोड़कर। ये एक बिस्तर था, उसी तरह जैसे एक पत्थर एक कुर्सी होता है, लेकिन ये डेक से ऊपर था। ये मेरा था, इसका एक स्थान था। इसके ऊपर मैंने एक नीची कैनवस छत बांधी, तिरछी, ताकि कोई भी पानी किनारे की तरफ बह जाए। 4 कोनों पर बांधी
बढ़ी हुई एक छत। एक हफ्ते के कुछ भी न होने के बाद उस रात मैं कैनवस पर लेट गया और अपने ऊपर एक दूसरा कपड़ा कंबल की तरह खींच लिया और अपनी नई शरण की अंदरूनी सतह को देखा और कुछ महसूस किया जो मैंने ट्रक के बाद से महसूस नहीं किया था। मुझे लगा जैसे मेरे पास सोने की जगह है, मरने की जगह के बजाय। जॉन डी कार्यशाला। चौथे कोने को मैंने एक काम की जगह में बदल दिया। मैंने अपने मटेरियल्स का ढेर वहां खींचा और पहली बार उसे व्यवस्थित किया। तख्ते एक ढेर में लंबाई के अनुसार छांटे हुए, लोहे के टुकड़े एक छोटे ढेर में, कीलें चेस्ट के एक खाली कप में, रस्सी लपेटी हुई, कपड़ा मोड़ा हुआ, हथौड़ा मास्ट स्टब में ठोंकी गई कील से लटका हुआ था। चाकू मैं अब हर समय अपने साथ रखता था, अपने शॉर्ट्स की कमर में खोसा हुआ। काम के तीसरे दिन के अंत तक बेड़ा पूरी तरह कुछ और बन चुका था। उसमें जोन थे, उसमें उद्देश्य था, उसमें एक रसोई थी, एक वाटर स्टेशन, एक सोने की जगह, एक काम करने की जगह। उसमें एक आग थी जिसे मैं हर सुबह दबे हुए अंगारों से फिर बना सकता था। उसमें मेरे सिर के ऊपर एक छत थी और मेरे पेट में एक भोजन और एक दिनचर्या। उस रात मैं बुझती आग के पास बैठा था, अपने हाथ में पकी हुई मछली का एक टुकड़ा लिए और अपने 8 बाई 6 मीटर के राज्य के पार देख रहा था। और मैंने पहली बार सोचा मैं कल कैसे जिंदा रहूं? नहीं, बल्कि मैं कल को आसान कैसे बनाऊं। यह एक छोटा विचार था, लेकिन यह एक अलग तरह का विचार था। उस व्यक्ति का विचार जो अब सिर्फ मौत से भाग नहीं रहा था, उस व्यक्ति का विचार जो एक जीवन बना रहा था। मैं अपने कैनवस बिस्तर पर अपनी कैनवस छत के नीचे सोने चला गया। रात के बीच में मैं जाग गया। कुछ ने बेड़े को छुआ था, टकराया नहीं, छुआ था। एक लंबी धीमी घिसट एक साइड के तख्तों में से एक के साथ। उस तरह की घिसट जो कुछ करता है जब वह अपने शरीर को किनारे के साथ चलाता है, यह महसूस करने के लिए कि वहां क्या है। यह आवाज सन्नाटे में साफ थी, लंबी, जानबूझकर। फिर एक ठहराव, फिर से एक अलग तख्ते पर। शार्क मेरी दीवारों की जांच कर रही थी। मैं अपने कैनवस बिस्तर पर बिल्कुल स्थिर लेटा रहा और सुनता रहा। घिसट एक बार और आई, फिर कुछ नहीं। पानी प्लैंक्स के खिलाफ वैसे ही टकरा रहा था जैसे वह हमेशा टकराता था। हवा मेरे सिर के ऊपर कैनवस के पार चल रही थी। आग अपनी रेत की परत के नीचे हल्के से चटक रही थी। मैं उस रात फिर नहीं सोया। सुबह में जब सूरज ऊपर था, मैं राफ्ट के उस किनारे पर गया जहां मैंने वह घिसटने की आवाज सुनी थी। 2 प्लैंक्स पर ताजे निशान थे, लंबी समानांतर खांचे जहां किसी खुरदुरी त्वचा वाली चीज ने लकड़ी के खिलाफ खुद को रगड़ा था। मैंने अपनी उंगली से उन खांचों में से एक को छुआ। ये इतना गहरा था कि मैं उसका फटा हुआ किनारा महसूस कर सकता था। शार्क मेरे सोचे से बड़ी थी। निशान दूर दूर थे। जो भी पिछली रात मेरे राफ्ट के खिलाफ छुआ था, वह उस 1.5 मीटर से लंबा था जो मैंने तीसरे दिन देखा था। मैं खड़ा हुआ और पानी की तरफ देखा। वह सुबह की रोशनी में शांत था, खाली, मासूम। मैंने आसमान की तरफ देखा। एक काला बिंदु नीले के खिलाफ चल रहा था, बहुत दूर, घूमता हुआ, धीरे धीरे करीब आता हुआ। एक पक्षी, पहली जीवित चीज जो मैंने इस दुनिया में देखी थी, जो मछली या शार्क नहीं थी। मैंने अपने हाथ से अपनी आंखों को ढका और उसे आते हुए देखा। पक्षी लगभग 2 घंटे तक घूमता रहा। मैं किचन प्लेटफॉर्म के किनारे पर बैठा अपने हाथों से अपनी आंखों को ढके हुए उसे देखता रहा। शुरू में वह सिर्फ एक काला बिंदु था, फीके सुबह के आसमान के खिलाफ, आलसी छापों में बहता हुआ शायद 1 किलोमीटर ऊपर। फिर वे छाप और तंग हो गए, बिंदु बड़ा हो गया। जब तक सूरज ऊपर चढ़ गया, मैं देख सकता था कि वह क्या था। एक बड़ा अल्बाट्रोस, सफेद शरीर और काले पंखों वाला, उस तरह का समुद्री पक्षी जो अपनी पूरी जिंदगी समुद्र के ऊपर जीता है और केवल प्रजनन के लिए जमीन को छूता है। लेकिन यह वाला गलत था। यह खराब उड़ रहा था। एक पंख दूसरे की तरह नहीं चल रहा था। हर बार जब वह झुकता, मैं देख सकता था कि दायां पंख थोड़ा पीछे रह रहा था, स्ट्रोक के ऊपर अटक रहा था। वह ऊंचाई खोता रहता था और फिर हवा पकड़कर वापस ऊपर चढ़ता था और हर चढ़ाई उससे पिछली से ज्यादा लेती थी। दोपहर तक वह मुश्किल से 50 मीटर पानी के ऊपर था। जब तक सूरज दोपहर की तरफ झुकने लगा, वह इतना नीचे था कि मैं उसके नीचे के काले पंख देख सकता था। लंबी मुड़ी हुई चोंच, काली आंख सतह को स्कैन करती हुई किसी भी चीज के लिए जिस पर उतर सके। उसने राफ्ट को देखा। उसने एक आखिरी चक्कर लगाया, चौड़ा, थका हुआ, और फिर नीचे आया। लैंडिंग खराब थी। उसने अपने पंखों से खुद को धीमा करने की कोशिश की और उनमें से एक गलत तरीके से मुड़ गया और वह आधा गिरा। आधा फिसलता हुआ राफ्ट के पूर्वी किनारे पर आया, प्लैंक्स पर जोर से टकराया और लकड़ी पर लुढ़कता हुआ चला गया जब तक कि वह डीसैलिनेटर स्टेशन के आधार के खिलाफ रुक नहीं गया। पंख हर जगह। एक पैर एक अजीब कोण पर बाहर निकला हुआ, दायां पंख पूरी तरह फैला हुआ, कंधे के पास मुड़ा हुआ। मैं नहीं हिला। एक लंबे पल तक पक्षी भी नहीं हिला। मुझे लगा वह मर चुका है। फिर उसका सीना एक बार उठा, 2 बार। काली आंख खुली और मुझे ढूंढ लिया। हम एक दूसरे को देखते रहे। पक्षी बड़ा था, जितना मैंने दूरी से सोचा था उससे बड़ा। पंखों का फैलाव शायद 2 मीटर से ज्यादा जब वह फैला हुआ था। शरीर एक छोटे कुत्ते के आकार का, उस तरह का जानवर जो जमीन पर शायद 4 किलो, शायद 5, शायद 3 किलो मांस उन पंखों के नीचे रखता। वह विचार मेरे दिमाग में आया इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता। 3 किलो मांस, असली प्रोटीन। एक हफ्ते तक छोटी मछलियां 2-2 खाकर 3 किलो पक्षी का मांस एक दावत होता। मैं उसका आधा धुएं में सुखा सकता था, आधा आज रात खा सकता था और 2 दिन तक मछली पकड़ने की जरूरत नहीं होती। मेरे कमर पर जंग लगा चाकू था। मैं 3 कदम में पक्षी के ऊपर हो सकता था। वह घायल था, वह उड़ नहीं सकता था, वह शायद लड़ भी नहीं सकता था। पूरा काम 10 सेकंड लेता। मैं नहीं हिला, किसी महान भावना की वजह से नहीं, बस गणना। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा। मेरा हाथ अभी भी आंखों को ढकने के लिए ऊपर था और मैंने गणित किया उसी तरह जैसे मैं इस राफ्ट पर 1 हफ्ते से हर दूसरा गणित कर रहा था। विकल्प 1, अब भी मार दो। 2 से 3 किलो मांस मुझे 2 दिन की मछली पकड़ने से बचाता। उसके बाद यह खत्म। विकल्प 2, उसे जिंदा रखने की कोशिश करो। खर्च शायद 1 मछली प्रतिदिन, संभवतः 2 जब तक वह ठीक हो रहा है। जोखिम वह वैसे
ही मर जाए और मुझे कुछ न मिले, या वह ठीक हो जाए और उड़ जाए और मुझे कुछ न मिले। इनाम अगर यह काम करता है, एक पक्षी जो उड़ सकता है, एक पक्षी जो हवा से देख सकता है, एक पक्षी जो तैरते मलबे को खोज सकता है जिसे मैं डेक से नहीं देख सकता, एक पक्षी जो चीजें किलोमीटर दूर ढूंढ सकता है जो मैं अपने दम पर कभी नहीं ढूंढ पाता। पहला विकल्प तय था, दूसरा एक जुआ था, लेकिन दूसरा कुछ ऐसा देता था जो मुझे किसी भी संख्या की मछलियों से नहीं मिल सकता था। मुझे आंखें चाहिए थी। मैंने अपना हाथ धीरे से नीचे किया। मैं खड़ा हुआ, धीरे, सावधानी से, जिस तरह तुम एक डरे हुए जानवर के आसपास चलते हो। पक्षी की आंख मुझे ट्रैक कर रही थी। उसने अपने एक अच्छे पैर से पीछे खिसकने की कोशिश की और कहीं नहीं पहुंचा। उसकी चोंच खुली और एक भारी थका हुआ सा आवाज बाहर निकली। वास्तव में एक चीख नहीं, ज्यादा एक चेतावनी जैसी खराश, दूर रहो। मैं वहीं रुका रहा। मैं इसके बजाय अपने वर्कशॉप कोने में गया और आज सुबह की पकड़ से एक छोटी मछली उठाई। मैं इसे लंच के लिए पकाने वाला था। मैंने इसे चाकू से आधा काट दिया, साफ कट, धीमे, ताकि पक्षी देख सके कि मैं क्या कर रहा था। और फिर मैं झुका और एक आधा प्लैंक पर उसकी तरफ सरकाया। लगभग 1 मीटर दूर रुक गया। पक्षी ने मछली को देखा, फिर उसने मुझे देखा, फिर मछली को। वह नहीं हिला। मैं पीछे हट गया किचन प्लेटफॉर्म तक और वहीं बैठ गया जहां मैं पहले था। मैंने सीधे पक्षी को नहीं देखा। मुझे जानवरों के बारे में इतना पता था कि किसी को घूरना एक थ्रेट होता है। आधा घंटा बीत गया। पक्षी ने मछली को नहीं छुआ। सूरज नीचे जाना शुरू हो रहा था। मैंने एक अलग तरीका आजमाया। मैंने मछली का दूसरा आधा उठाया और उसे अपने मुंह में कुछ देर चबाया, जब तक मांस टूटकर एक सॉफ्ट गूदे में नहीं बदल गया। घिनौना। लेकिन मैंने नेचर डॉक्यूमेंट्रीज में मां पक्षियों को अपने बच्चों को ऐसे खिलाते देखा था। शायद यह कुछ ऐसा था जिसे वह पहचान सके। मैंने गूदा अपनी हथेली में थूका और अपने हाथों और घुटनों पर आगे बढ़ा, धीरे, जब तक मैं पक्षी से लगभग एक शरीर की दूरी पर नहीं था। मैंने गूदा उसके सामने रख दिया, फिर मैं पीछे हट गया। इस बार पक्षी ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई, गूदे को सूंघा, एक बार चोंच मारी हिचकिचाते हुए, फिर से, और दूसरी चोंच असली थी। उसने पूरा गूदा 3 झटकों में खा लिया और फिर अपनी काली आंख से मुझे ऐसे देखा जैसे और मांग रहा हो। मैंने एक और गूदा बनाया, इस बार उसे और करीब लाया। पक्षी ने इसे आधे मीटर की दूरी से खा लिया। सूर्यास्त तक उसने मेरे हाथ से मैश्ड रूप में पूरी एक छोटी मछली खा ली थी। मैंने उसी शाम उसका नाम रखा, जब मैं आग के पास बैठा था और उसे डेक के पार से देख रहा था। मैं उसे कुछ आसान बुलाना चाहता था, कुछ ऐसा जिसे मैं चिल्ला सकूं अगर जरूरत पड़े। अल्बाट्रॉस के लिए जापानी शब्द आहोदोरी है, जिसका मतलब होता है मूर्ख पक्षी, क्योंकि उन्हें जमीन पर पकड़ना इतना आसान होता है। वह बहुत लंबा और बहुत बदतमीज था। तो मैंने बस उसे वहां बैठा देखा, उसकी टेढ़ी विंग और उसके चिड़चिड़े चेहरे के साथ, और मैंने पहला छोटा नाम कहा जो मेरे दिमाग में आया, केम। पक्षी ने आवाज पर अपना सिर घुमाया। हाँ, मुझे पता है, मैंने जोर से कहा। कमे का मतलब कछुआ होता है। तुम कछुआ नहीं हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पक्षी ने एक धीमी खराश भरी आवाज निकाली, जो शायद सहमति थी या शायद गाली। मैंने तय किया कि वह सहमति थी। अगले 4 दिनों में मैंने कमे के बारे में बहुत कुछ सीखा। कमे आभारी नहीं था, ये पहली चीज थी। मैंने उम्मीद की थी मूर्खता से कि एक जानवर जिसकी जिंदगी में बचा रहा था कुछ भरोसा दिखाएगा, कुछ नरमी। कमे नरम नहीं हुआ। कमे ने मछली खाई जो मैंने उसे दी, और फिर जैसे ही मैंने पीठ घुमाई, वह मेरे फिश स्टोरेज कोने में कूदकर एक और चुराने की कोशिश करने लगा। जब मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा और चिल्लाया, उसने मुझे एक नजर दी जिसे मैं सिर्फ आक्रोशित कह सकता हूँ, जैसे गलती मेरी थी कि मैं उससे खाना छिपा रहा था। कमे शोर करता था। जब भी मैं कुछ करता जो उसे पसंद नहीं था, कैनवस हिलाता, प्लैंक को रिपोजिशन करता, आग को गलत तरीके से ढकता, वह जहां भी बैठा होता वहां से एक भारी शिकायत भरी चीख निकालता। वह आवाज बिल्कुल वैसी लगती थी जैसे कोई बूढ़ा आदमी जवान लोगों के बारे में शिकायत कर रहा हो। मैंने उससे जवाब देना शुरू कर दिया। हाँ कमे, मैं कैनवस हिला रहा हूँ। कैनवस को हिलना था। भारी खराश। नहीं कमे, मुझे तुम्हारी राय में दिलचस्पी नहीं है। और जोर की खराश। कमे पानी से डरता था। यह उसके बारे में सबसे अजीब चीज थी, ये देखते हुए कि वह एक समुद्री पक्षी था। वह राफ्ट के किनारों के पास जाने से मना कर देता था। जब भी मैं किनारों पर काम करता, मछली पकड़ता, हुक फेंकता, केम डेक के बिल्कुल बीच में पीछे हट जाता और मुझे उस नजर से देखता जिसे मैं अब नर्वस शक के रूप में पहचानता था। मुझे लगता है वह किसी समय लगभग डूब गया था। शायद जिसने उसका पंख तोड़ा वही उसे वाटर में गिरा भी दिया और वह बस किसी तरह बाहर निकल पाया। जो भी हुआ, कमे समुद्र पर भरोसा नहीं करता था। कमे आग के पास सोता था। पहली रात उसने डिसैलिनेटर स्टेशन पर सोने की कोशिश की और पूरी रात हवा में कांपता रहा। दूसरी रात जब मैं सोने चला गया था, मैंने उसके पंजों की आवाज सुनी प्लैंक्स पर, होप होप होप, और फिर एक हल्की सरसराहट जब वह किचन के पास खुद को जमा रहा था, जहां दबे हुए कोयले अभी भी अपनी रेत की परत के नीचे वार्म थे। उसके बाद हर रात वह वहीं सोता था, सिर अपने अच्छे पंख के नीचे छुपा हुआ, शरीर गर्मी की तरफ झुका हुआ। चौथे दिन तक उसका पंख ठीक हो रहा था, सीधा नहीं। वह कभी सीधा नहीं होगा, लेकिन जोड़ कुछ ऐसा बन गया था जो काम करता था। केम ने इसे जांचना शुरू किया। पहले छोटे होप, बस फैलाव, फिर कुछ जोरदार फड़फड़ाहट जिसने उसे 1 सेकंड के लिए डेक से ऊपर उठा दिया, फिर वह वापस गिर गया। 5वें दिन तक वह कुछ मीटर ग्लाइड कर सकता था। 6ठे दिन तक उसने अपनी पहली असली उड़ान भरी, एक बेढंगी डगमगाती लॉन्च किचन प्लेटफॉर्म से, जिसने उसे वाटर के ऊपर एक नीची आर्क में ले जाकर फिर राफ्ट के पश्चिमी किनारे पर वापस ला दिया। वह बुरी तरह उतरा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे पर्सनली शर्मिंदा किया हो। तुमने ठीक किया, मैंने उसे कहा, फिर से कोशिश करो। उसने फिर कोशिश की। 7वें दिन तक कमे ठीक से उड़ सकता था। दायां पंख अभी भी हर स्ट्रोक के ऊपर अटकता था और उसके मोड़ टेढ़े थे, लेकिन वह ऊपर चढ़ सकता था, वह ग्लाइड कर सकता था, वह चक्कर लगा सकता था, वह ऊपर जा सकता था। उसी सुबह मुझे मछलियों का बदला मिलना शुरू हुआ। केम सनराइज पर किचन
किचन प्लेटफॉर्म से उड़ा, एक धीमी स्पाइरल में ऊपर चढ़ा जब तक वह राफ्ट से लगभग 100 मीटर ऊपर नहीं पहुंच गया और फिर हवा के साथ पश्चिम की तरफ बह गया। वह लगभग 1 घंटे तक गायब रहा। मैं सोचने लगा कि क्या वह कभी वापस आएगा, क्या सौदा खत्म हो गया, क्या उसने तय कर लिया कि आजादी मेरे हाथ से खिलाए गए मछली के गूदे और मेरी गर्म रेत से बेहतर है। फिर मैंने उसे वापस आते देखा, उद्देश्य के साथ वापस आते हुए। वह एक सीधी लाइन में उड़ रहा था, तेज, और जब वह राफ्ट तक पहुंचा उसने उतरना नहीं किया। वह ऊपर चक्कर लगाता रहा और कई कर्कश जल्दी वाले कॉल किए, फिर मुड़ा और फिर से पश्चिम की तरफ उड़ गया, शायद 30 मीटर दूर। फिर उसने मोड़ लिया और वापस आया, आवाज लगाते हुए। वह चाहता था कि मैं उसका पीछा करूं। मैं उठे हुए स्लीपिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया, राफ्ट का सबसे ऊंचा पॉइंट, और पश्चिम की तरफ देखा। दूरी में शायद आधा किलोमीटर दूर वाटर पर कुछ काला था, मलबे का एक टुकड़ा, किसी भी चीज से बड़ा जो मेरे पास था। एक असली झुंड, कुछ एक छोटी कार के आकार का सतह पर बहता हुआ। मैं इसे डेक लेवल से नहीं देख पाता, होराइजन इसे छुपा देता। प्लेटफॉर्म से सूरज मेरे पीछे होने पर मैं बस मुश्किल से उसका आकार पहचान पा रहा था। कमे ऊपर उड़ा था। कमे ने वह देखा था जो मैं नहीं देख सकता था। कमे वापस आया था मुझे बताने, सौदा काम कर रहा था। मैंने अगले 2 घंटे एक पैडल बनाने में बिताए। मैंने अभी तक एक नहीं बनाया था क्योंकि राफ्ट बहुत भारी था किसी मायने में चलाने के लिए, और मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं थी। लेकिन अब मेरे पास जाने की जगह थी, आधा किलोमीटर पश्चिम, इससे पहले कि धारा मलबे को दूर खींच ले। मैंने एक फ्लैट प्लैंक को एक लंबी पोल से बांधा, एक बेढंगा ओएआर बनाया, और फिर मैंने राफ्ट को धीरे धीरे खुले वाटर पर चलाया जबकि कमे ऊपर चक्कर लगा रहा था और चीख रहा था, जो मुझे पूरा यकीन है कि निर्देश थे। मुझे मलबे तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगे। जब तक मैं वहां पहुंचा मेरी बाहें कांप रही थी और मेरी हथेलियों से खून निकल रहा था नए छालों के बीच से। लेकिन वह झुंड असली था और भरा हुआ था। आधे टूटे प्लैंक्स, मास्ट का एक लंबा टुकड़ा, 2 और बैरल्स, रस्सी का उलझा हुआ ढेर, एक फटा हुआ फिशिंग नेट जो मेरे पास किसी भी चीज से बड़ा था, और उसके बीच में आधा डूबा हुआ लेकिन लहरों पर तैरता हुआ एक बड़ा लकड़ी का बैरल, बंद, भारी, आदमी के सीने जितना बड़ा। मैंने उसे हुक किया और अपनी बची हुई सारी ताकत से राफ्ट की तरफ खींचा। वह मेरे बोर्ड से टकराया और मैं रुक गया, हांफते हुए, रस्सी पकड़े हुए, अपने इनाम को देखते हुए। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि इसके अंदर क्या है। मैं पहले ही महसूस कर सकता था कि यह किसी चीज से भरा है, घना, ठूंसा हुआ, तरल नहीं। ये कुछ भी हो सकता था, कचरा, मरा हुआ मांस, पत्थर, या कुछ जो मुझे चाहिए था। मेरे ऊपर केम ने एक चक्कर लगाया और फिर किचन प्लेटफॉर्म पर एक संतुष्ट खराश के साथ बैठ गया। ठीक है, मैंने बैरल से कहा, चलो देखते हैं तुम्हारे पास क्या है। मैंने हैमर उठाया। यह बैरल किसी भी चीज से भारी था जिसे मैंने अब तक राफ्ट पर खींचा था। मैंने ढक्कन पर लगभग 20 मिनट काम किया। नमक ने उसे चिपका दिया था और सील के आसपास की लकड़ी फूलकर कस गई थी। मैंने हथौड़ा मारा, उखाड़ा, गाली दी। कामे किचन प्लेटफॉर्म से देख रहा था, एक उबे हुए बूढ़े आदमी के भाव के साथ जो एक बच्चे को एक आसान काम में फेल होते देख रहा हो। ढक्कन आखिरकार टूट गया। मैंने उसे पीछे खींचा और अंदर देखा। पैकेट्स, दर्जनों, उनमें से छोटे कागज के पैकेट्स मोम लगे कपड़े में सील किए हुए, परतों में रखे हुए, बैरल के अंदर की दीवार के खिलाफ कसकर भरे हुए। ऊपरी परत का ज्यादातर हिस्सा खराब हो चुका था, पूरी तरह भीग गया था। कागज गूदे में बदल गया, अंदर की सामग्री काले कीचड़ में बदल गई, लेकिन दूसरी परत बच गई थी। मोम लगा कपड़ा अपना काम कर चुका था। बैरल के बीच के पैकेट्स सूखे थे। मैंने एक को कांपती उंगलियों से उठाया। कागज भुरभुरा था लेकिन सही था। मैंने एक कोने को फाड़ा। छोटे काले बीज मेरी हथेली में गिर गए। मैं उन्हें लंबे समय तक देखता रहा। मुझे पता था ये क्या थे इससे पहले कि मेरा दिमाग मेरी आंखों तक पहुंचे। टमाटर के बीज, वही तरह के जो मैंने अपनी दादी को हर वसंत एक कागज के लिफाफे से निकालकर मिट्टी के गमले में डालते हुए देखा था, उनकी बालकनी पर योकोहामा में 30 साल पहले और एक जिंदगी दूर। मैंने बाकी बैरल खंगाला। टमाटर, खीरे, बीन्स के 3 अलग तरह, डाइकोन, पालक, किसी तरह की हरी पत्तेदार चीज जिसे मैं पहचान नहीं पाया, एक छोटा पैकेट मिर्च का, प्याज, और नीचे अलग से तेल लगे कपड़े में लिपटे हुए 6 सूखे आलू जिनकी आंखें अभी भी सही थी, वही तरह जिनको तुम सर्दियों में बचा कर रखते हो वसंत में दोबारा लगाने के लिए। मैं डेक पर बैठ गया, खुले बैरल के साथ मेरे सामने, और मैं लंबे समय तक हिला नहीं। ये खाना नहीं था सीधे तौर पर। तुम एक बीज खाकर नहीं जी सकते, लेकिन बीज वो चीज है जिससे खाना आता है। बीज वो चीज है जो तुम्हें हमेशा के लिए खाना देता है। आज के खाने की जगह हर मछली जो मैं पकड़ता था एक बार का खाना थी। इस बैरल का हर बीज, अगर मैं इसे उगा सका, एक ऐसा खाना था जो अपने बाद और खाने पैदा करता, मौसम दर मौसम। इस राफ्ट पर मेरा बाकी पूरा समय अब भी बदल गया। मैंने इसे ध्यान से सोचा इससे पहले कि मैं कुछ और छूता। 3 समस्याएं थीं और मुझे तीनों को हल करना था, नहीं तो ये सब काम नहीं करने वाला था। समस्या 1, मिट्टी। इस राफ्ट पर कोई मिट्टी नहीं थी। इस राफ्ट से 1000 किलोमीटर के अंदर भी कोई मिट्टी नहीं थी शायद। पौधों को कुछ चाहिए जिसमें वे जड़ पकड़ सकें, और उन्हें वो चीज चाहिए जो पानी पकड़ सके, और उन्हें वो चीज चाहिए जो उन्हें पोषण दे सके। मैंने इस पर पूरा दोपहर काम किया। मैंने हर वो चीज इकट्ठा की जो मेरे पास थी, जो टूटकर कुछ मिट्टी जैसी बन सकती थी। समुद्री घास की पट्टियां जो मैंने पहले मलबे से इकट्ठा की थी और धूप में सुखाई थी। मछली के अंदरूनी हिस्से और सिर जिन्हें मैं पानी में फेंकता रहा था। मैंने उन्हें अब एक लकड़ी के बॉक्स में रखना शुरू किया, उन्हें सड़ने देना। आग के गड्ढे की राख जिसे मैं अब तक झाड़कर फेंक देता था, कपड़े और रस्सी के सड़े टुकड़े, खाली बैरल के तल की धूल और किरच, किचन प्लेटफॉर्म की रेत। मैंने ये सब एक बड़े बॉक्स में मिलाया जो मैंने अतिरिक्त प्लैंक्स से बनाया था। कच्चा, बदसूरत, सड़ी मछली और राख की गंध से भरा। लेकिन ये गहरा था, ये भारी था,
ये पानी पकड़ता था जब मैंने थोड़ा डालकर टेस्ट किया। ये सबसे करीब चीज थी मिट्टी की जो मैं समुद्र के बीच में बना सकता था। यही काफी होना था। समस्या 2, पानी। ये सबसे मुश्किल हिस्सा था। डिसैलिनेटर रोज लगभग 700 मिलीलीटर बनाता था। मैं उसका ज्यादातर पी जाता था। पौधों पर डालने के लिए कोई अतिरिक्त नहीं था। अगर मैं सामान्य तरीके से बगीचे को पानी देने की कोशिश करता, मुझे पीने और उगाने के बीच चुनना पड़ता, और ये कोई चुनाव नहीं है। मैं पीता, पौधे मर जाते, खेल खत्म। मुझे एक सिस्टम चाहिए था जो बिल्कुल न्यूनतम मात्रा में पानी इस्तेमाल करे, बूंद बूंद, सिर्फ जहां जरूरत हो, बिना कुछ भी वाष्पीकरण या बहाव में बर्बाद हुए। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा था, मेरे हाथ में कपड़े का एक टुकड़ा लिए, और इसके बारे में सोच रहा था। और फिर मुझे कुछ याद आया। जब मैं बच्चा था, मेरी दादी लंबे समय तक बीमार थी, और मैंने उन्हें अस्पताल में देखा था, एक धीमी आईवी ड्रिप के साथ जो उनके हाथ में जा रही थी। एक बैग तरल का हुक से लटका हुआ, एक पतली ट्यूब नीचे जाती हुई। ट्यूब के नीचे तरल बूंद बूंद उनकी नस में जा रहा था, धीमा, स्थिर, लगभग कुछ नहीं प्रति मिनट, लेकिन घंटों में ये जुड़कर इतना हो जाता था कि उन्हें जिंदा रख सके। मुझे पौधों के लिए यही करना था। मैंने इसे ऐसे बनाया। मैंने सूती कपड़े की एक लंबाई ली, पतली, सोखने वाली, वो तरह जो पानी को अपने साथ खींचती है कैपिलरी एक्शन से। मैंने सूती का एक सिरा डिसैलिनेटर के कलेक्शन क्रेट में डुबोया जहां ताजा कंडेंसेट जमा होता था। मैंने सूती का दूसरा सिरा नीचे उस मिट्टी के बॉक्स तक ले गया जो मैंने बनाया था। कपड़ा क्रेट से पानी सोखता था और उसे धीरे धीरे अपनी लंबाई के साथ ले जाता था और उसे छोड़ता था, बूंद बूंद, दूसरे सिरे पर मिट्टी में। मैंने इसे टेस्ट किया। मैं लंबे समय तक सूती को देखते हुए बैठा रहा। लगभग 10 मिनट के बाद दूर वाला सिरा नमी से गहरा होने लगा। 20 मिनट के बाद एक अकेली बूंद कपड़े से मिट्टी में गिरी, फिर एक और, फिर एक और। ये काम कर रहा था। पौधों को पानी मिलेगा बिना मेरे पीने की सप्लाई खोए। समस्या 3, नमकीन हवा। भले ही मेरे पास मिट्टी हो और भले ही मेरे पास पानी हो, इस राफ्ट पर हवा बीजों के लिए जड़ थी। नमक की छींटें पौधों को मार देती थी, हवा उन्हें सुखा देती थी। सूरज बहुत सीधा और बहुत तेज था। अगर मैं बस अपना मिट्टी का बॉक्स डेक के खुले हिस्से पर रख देता और बीज लगाता, हर अंकुर एक दिन के अंदर मर जाता। मुझे एक ग्रीन हाउस चाहिए था। मैंने इसे बनाने में पूरे 2 दिन लगाए। मैंने फ्रेम सबसे पतले, सबसे हल्के प्लैंक्स से बनाया जो मेरे पास थे। एक चौकोर बेस लगभग 2 मीटर बाय 2 मीटर, 4 कोनों के खंभों के साथ जो लगभग 1.5 मीटर ऊंचे खड़े थे। मैंने जोड़ रस्सी से बांधे और उन्हें चेस्ट के कीलों से मजबूत किया। फिर मैंने सबसे बड़ा कैनवस का टुकड़ा ऊपर फैलाया और किनारों पर मैंने बॉय के फटे हुए पीले प्लास्टिक के टुकड़े इस्तेमाल किए। उन्हें सपाट पैनलों में काटा, इतना पारदर्शी कि कुछ रोशनी अंदर आए, इतना मजबूत कि हवा और छींटों को रोके। ये बदसूरत था, टेढ़ा मेढ़ा। कैनवस की छत बीच में झुक रही थी और प्लास्टिक की दीवारें कोनों पर ठीक से मिल नहीं रही थी। मुझे गैप्स को कपड़े की पट्टियों और पुरानी रस्सी से भरना पड़ा। लेकिन जब मैं उसके अंदर घुसा तीसरे दोपहर में और वहां बैठा उस मध्यम गर्म नमक रहित हवा में, ऐसा लगा जैसे मैंने एक छोटा कैथेड्रल बना लिया। मैंने अगली सुबह रोपण किया। मैंने अपनी उंगली से मिट्टी में छोटे गड्ढे बनाए। मैंने पहले गड्ढे में 2 टमाटर के बीज डाले, दूसरे में 2 खीरे के बीज, तीसरी कतार में बीन्स, पालक, डाइकॉन, वो पत्तेदार हरी चीज जिसे मैं नहीं जानता था। मैंने हर गड्ढे को धीरे से अपनी उंगलियों से ढक दिया। मैंने सूती ड्रिप लाइन को इस तरह रखा कि पानी बॉक्स के हर हिस्से तक पहुंचे। मैंने आलूओं को जंग लगे चाकू से सावधानी से काटा, हर आंख को सही रखते हुए, और उन्हें मिट्टी के एक अलग कोने में दबा दिया। फिर मैंने ग्रीन हाउस का कैनवस फ्लैप बंद किया और वहां से चला गया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं वहां बैठकर मिट्टी को घूरता रहूं तो वो कुछ भी जल्दी उगाने वाला नहीं है। जब बीज अपना धीमा काम कर रहे थे, मैंने दूसरी चीजें बनाई। शॉवर, मैंने इसे ग्रीन हाउस के पीछे बनाया। कैनवास की छत पर मैंने एक दूसरा छोटा सोलर डेसलिनेटर बनाया। समुद्री पानी की एक सपाट ट्रे एक ढलान वाले कैनवस के नीचे, और मैंने इसे इस तरह सेट किया कि कंडेंसेट एक लकड़ी की नाली से बहकर एक सील बंद प्लास्टिक क्रेट में जाए जो सिर की ऊंचाई से ऊपर लटका हुआ था। क्रेट के नीचे एक छोटा छेद ड्रिल किया गया था और उस छेद में एक लकड़ी की खूंटी फंसाई गई थी स्टॉपर के रूप में। पहली बार जब मैंने इसे इस्तेमाल किया, मैं क्रेट के नीचे खड़ा हुआ सिर्फ अपने शॉर्ट्स में, और मैंने खूंटी खींची। पानी नीचे गिरा छेद वाले ढक्कन के नीचे के हिस्से से। ताजा पानी, धीमी धार, असली बहाव नहीं, लेकिन असली साफ सूरज से गर्म पानी मेरे सिर और कंधों पर और मेरी पीठ पर बहता हुआ 2 हफ्तों से ज्यादा समय में पहली बार। मैंने अपनी आंखें बंद की और वहां खड़ा रहा जब तक क्रेट खाली नहीं हो गया। मैं इसे डिस्क्राइब करने की कोशिश नहीं करने वाला। मैं बस इतना कहूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें तुम अपनी पुरानी जिंदगी में हल्के में लेते हो, और जब तुम उन्हें खोने के बाद वापस पाते हो, वे छोटी रहना बंद कर देती हैं। एक शोवर रहना बंद कर देता है। ये एक तरह की वापसी बन जाता है, फिर से इंसान होने का एक छोटा टुकड़ा। मैं धूप में सूख गया, अपने शॉर्ट्स वापस पहने और बाकी दिन के लिए खुद को एक अलग आदमी जैसा महसूस किया। बिस्तर, इसमें मुझे एक शाम और एक सुबह लगी। मैंने सोने वाले प्लेटफॉर्म को ठीक से फिर से बनाया। इस बार एक असली फ्रेम, 4 भारी खंभे, ऊपर प्लैंक्स, जोड़ मजबूत किए गए। प्लेटफॉर्म पर मैंने एक तरह का गद्दा बनाया। एक लंबी थैली 2 कैनवस के टुकड़ों से बनी जो फिशिंग लाइन से सिली हुई थी। उसमें भरी हुई मुट्ठी भर सूखी समुद्री घास जो मैं इकट्ठा कर रहा था और धूप में सुखा रहा था। समुद्री घास उछाल वाली थी और अपना आकार रखती थी। गद्दा नरम नहीं था जिस तरह असली गद्दा नरम होता है, लेकिन ये लकड़ी का तख्ता भी नहीं था। इसमें दबाव था, इसमें गर्मी थी। मैंने एक तकिया भी उसी तरह बनाया, एक छोटा कैनवस सैक जिसमें मुड़े हुए कपड़े भरे हुए थे। उस रात मैं एक असली बेड पर लेटा, एक असली शेल्टर में, एक राफ्ट पर जिसे मैंने अपने खुद के हाथों से बनाया था, और मैं रोया, बस थोड़ा सा, कैनवस तकिए में। उदासी से नहीं, कुछ और
और से, कुछ ऐसा जिसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं था। किचन अपग्रेडेड। मैंने हार्थ के पास एक छोटा टेबल बनाया, 4 छोटे पैरों पर एक सपाट प्लैंक और एक स्टूल, लकड़ी का एक सिंगल ब्लॉक आधे बैरल से जिसे मैंने काटा था। मैंने अपने मील्स खाना शुरू किया टेबल पर बैठकर इंस्टेड ऑफ फायर के पास क्राउच करके। केम उछलकर टेबल के ऑपोजिट एंड पर आ जाती थी जब मैं खाता था और मुझे देखती थी उस स्काउलिंग चेहरे के साथ अपना शेयर मांगते हुए। मैं हमेशा उसे एक टुकड़ा देता था। हम साथ खाते थे, एक बूढ़ा आदमी और उसकी बर्ड, एक राफ्ट पर बीच नोवेयर के। दिन एक अजीब नए रिदम में गुजरने लगे। सुबह फिश, दोपहर में सैलवेज और क्राफ्ट, सनसेट से पहले ग्रीन हाउस संभालना, केम के साथ खाना, एक असली बेड पर सोना। प्लांटिंग के चौथे दिन की सुबह मैंने ग्रीन हाउस खोला ड्रिप लाइन चेक करने के लिए और मैंने पहली हरियाली देखी। एक छोटा शूट, मेरे सबसे छोटे फिंगरनेल से बड़ा नहीं, एक हल्का लगभग पारदर्शी हरा जो अंधेरी सॉइल से बीन रो में बाहर धक्का दे रहा था। मैं उसके सामने क्राउच होकर बैठा और उसे लंबे समय तक घूरता रहा। एक प्लांट, एक जिंदा प्लांट, ओशन के बीच एक राफ्ट पर। हफ्ते के अंत तक उनमें 9 थे, ज्यादातर बीन्स और 2 टोमेटो शूट्स और एक पतली कर्ल, कुछ ऐसी जो शायद डाइकॉन थी। पोटैटोज ने अभी तक सॉइल के ऊपर कुछ नहीं दिखाया था, लेकिन जब मैंने धीरे से अपनी उंगली उनमें से एक के पास डर्ट में दबाई, मैं नीचे जड़ें बनती महसूस कर सकता था। यह काम कर रहा था। केम ग्रीन हाउस की अनऑफिशियल गार्डन बन गई थी। उसने हर सुबह कैनवस रूफ के कोने पर बैठना शुरू कर दिया था, ग्रीन हाउस के अंदर एक सस्पिशियस आंख से स्कैन करते हुए, किसी भी इंसेक्ट को जो यहाँ मौजूद नहीं था करीब आने की हिम्मत देते हुए उसके प्लांट्स के पास। उसने तय कर लिया था कि ग्रीन हाउस उसका है। मैंने बहस नहीं की। ऐसे ही 2 और हफ्ते गुजर गए। गार्डन बढ़ा, राफ्ट उसके साथ बढ़ा। मैंने साउथ साइड पर एक और छोटा एक्सपेंशन जोड़ा, हर दिशा में लगभग 1 मीटर और बनाते हुए, सिर्फ उस स्टोरेज के लिए जो अब मुझे चाहिए था। मैंने किचन के पास एक दूसरा स्मोकिंग रैक बनाया और फिश को सही तरीके से स्मोक करना शुरू किया, उन्हें लंबी कतारों में लटकाते हुए स्लो हीट के ऊपर। असली फूड स्टोरेज, खराब दिनों के खिलाफ एक बफर। मेरे पास सब था, फायर, फ्रेश वाटर, एक शॉवर, एक बेड, एक गार्डन, एक कंपेनियन, किचन में लटकती स्मोक्ड फिश, सिर के ऊपर एक रूफ, एक रूटीन। कुछ दिनों के लिए मैंने खुद को विश्वास करने दिया कि यह सस्टेनेबल था, कि अगर कुछ नहीं बदला मैं ऐसे जी सकता था, शांति से, सावधानी से, फिशिंग और गार्डनिंग करते हुए और अपने छोटे फ्लोटिंग घर को लंबे समय तक संभालते हुए, शायद हमेशा के लिए। फिर एक सुबह सनराइज के तुरंत बाद राफ्ट झुका, ज्यादा नहीं, बस एक अचानक झटका, शायद 10 सेंटीमीटर एक तरफ उठान। उस तरह की मोशन जो तुम्हें मिले अगर कुछ बहुत बड़ा बोर्ड्स के नीचे से गुजरा हो, इतना करीब कि वाटर को रास्ते से धकेल दे। मैंने फिशिंग लाइन गिरा दी जो मैं पकड़े हुए था और वेस्टर्न एज की ओर भागा। मैं वहां समय पर पहुंचा इसे देखने के लिए। एक बैक, एक ग्रे बैक जो सरफेस तोड़ रही थी, एक धीमे सेकंड के लिए फिर नीचे फिसल गई। एक फिन जो वाटर से बाहर खड़ी थी, वीक 1 वाले 1.5 मीटर शार्क की छोटी ट्रायंगुलर फिन नहीं, एक ऊंची फिन, एक चौड़ी फिन, उसका बेस मेरी बांह जितना मोटा। जिस बॉडी से फिन जुड़ी थी वह राफ्ट के नीचे धीरे धीरे गुजरी। उसे लगभग 3 सेकंड लगे वेस्टर्न एज से ईस्टर्न एज तक जाने में। राफ्ट 8 मीटर लंबा था। जो चीज मेरे नीचे थी वह कम से कम 5 मीटर थी। वह एक बार फिर दूर की तरफ सरफेस पर आई, हवा का एक धीमा एक्सेल छोड़ा, जो भी उसके पास ब्लो होल के लिए था। नहीं, शार्क्स हवा नहीं छोड़ते, वह सिर्फ वाटर डिस्प्लेसमेंट था। और फिर वह गहरे नीले में डूब गई और गायब हो गई। मैं अपने राफ्ट के किनारे खड़ा रहा और मैं हिला नहीं। केम ग्रीन हाउस रूफ से नीचे आई और मेरे पास प्लैंक्स पर उतर गई। उसने एक धीमी आवाज निकाली, इस बार रास्प नहीं, एक अलग आवाज, एक चिंतित आवाज। हाँ, मैंने धीरे से कहा। मैंने उसे देखा। मैं लंबे समय तक वहीं खड़ा रहा जब वाटर फिर से शांत हो गया। वीक 1 वाला शार्क एक जुवेनाइल था, एक टेस्ट, एक स्काउट। यह इन वाटर्स की असली पॉपुलेशन थी। यह वह था जिससे मेरा राफ्ट छिपा हुआ था, वह चीज जिसने रात में मेरे बोर्ड्स को छुआ था, वह चीज जिसने मेरी प्लैंकिंग पर ग्रूव्स छोड़े थे जो मेरे एक छोटे जुवेनाइल शार्क ने नहीं किए थे। वह यही था और अब उसे पता था कि मैं कहां था। मैंने अपनी राफ्ट के पार वापस देखा। मेरी खूबसूरत, नाजुक, बढ़ती हुई राफ्ट, ग्रीन हाउस, शोवर, किचन, बेड, सब कुछ जो मैंने इन पिछले हफ्तों में बनाया था, ये सब कुछ कुछ सेंटीमीटर लकड़ी के प्लैंक पर टंगा हुआ था, एक ऐसे मुंह के ऊपर जो मुझसे 10 गुना बड़ा था। उस चीज का एक काट गलत जगह पर और मेरे घर का पूरा वेस्टर्न साइड गायब हो जाता। ग्रीन हाउस सी में झुक जाता, गार्डन सेकंड्स में डूब जाता, सीड्स जो मैंने उगाए थे उनमें से हर एक खो जाता। मैं उस रात ठीक से नहीं सोया और उसके बाद वाली रात, या उसके बाद वाली रात भी नहीं। मैंने अगली सुबह डिफेंसिव स्टेक्स बनाना शुरू किया, लेकिन मैं पहले से ही अपने अंदर किसी हिस्से में जानता था जिसने बुरी फीलिंग्स पर भरोसा करना सीख लिया था कि मैं समय पर खत्म नहीं करने वाला था। 3 दिनों तक मैं उस फाइन की छाया में रहा। मैंने सनराइज से सनसेट तक डिफेंसिव स्टेक्स पर काम किया। योजना सिंपल थी, सबसे लंबे, सबसे भारी प्लैंक्स लेना जो मेरे पास थे, हर एक के एक सिरे को एक पॉइंट में तेज करना एक रस्टेड नाइफ से और उन्हें राफ्ट के नीचे की तरफ बांधना ताकि पॉइंट्स बाहर और नीचे वाटर में निकले रहे। जो भी नीचे से बोर्ड्स पर आता वह पहले पॉइंट से टकराता। काम धीमा था। हर स्टेक को शेप देने में मुझे लगभग 1 घंटा लगता था। नाइफ कुंद था और वुड सख्त था और मेरे हाथ पहले से ही पिछले 2 हफ्तों की बिल्डिंग से छिले हुए थे। मैं स्टेक्स को सिर्फ राफ्ट के किनारे बैठकर ही लगा सकता था, वाटर के ऊपर झुककर उन्हें जगह पर बांधते हुए।
और हर बार जब मैं झुकता मुझे अपनी गर्दन के पीछे झंझनाहट महसूस होती, इस यकीन के साथ कि कुछ अब भी अंधेरे से ऊपर आएगा और मेरी बाह को कोहनी से काट लेगा। 3 दिनों के अंत तक मैंने 16 स्टेक पूरे किए थे। 6 वेस्टर्न साइड पर जहां मैंने बैक देखा था, 4 साउथ पर, 3 नॉर्थ और ईस्ट पर। ये पूरा घेरा नहीं था, कोने अभी भी खाली थे। राफ्ट का नीचे का हिस्सा अभी भी ज्यादातर खुला था, लेकिन यह कुछ था, यह काफी नहीं था। मुझे पता था यह काफी नहीं था। तीसरी शाम को जब मैं किचन फायर के पास खाने बैठा और केम टेबल पर नहीं आई, वह ग्रीन हाउस रूफ पर रही, उसका सिर वेस्टर्न होराइजन की ओर मुड़ा हुआ, न खा रही, न अपनी यूजुअल रास्पिंग शिकायतें कर रही, बस देख रही। एक बार उसने एक धीमी आवाज निकाली जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी, एक कराह और एक सीटी के बीच कहीं। वह आवाज जो एक एनिमल निकालता है जब वह जानता है। मैं उस रात बेड पर नहीं सोया। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर लेट गया उसकी जगह, बैंक्ड कोल्स के पास, एक हैमर एक हाथ में और रस्टेड नाइफ दूसरे में और चेस्ट से गटिंग नाइफ पहुंच के अंदर। मैंने खुद से कहा यह सिर्फ एक प्रिकॉशन था। मैंने खुद से कहा मैं फायर के पास बेहतर सोऊंगा। मैंने उस रात खुद से बहुत छोटे तरीकों से झूठ बोला। मैं आधी रात के बाद कहीं सो गया। क्रैश ने मुझे जगा दिया। वह थर्ड नहीं था, वह बम्प नहीं था, वह क्रैश था। एक गीली, टूटती, बिखरती आवाज जो मैंने प्लैंक्स के जरिए महसूस की उससे पहले कि मैंने उसे अपने कानों से सुना। पूरी राफ्ट साइड में झटकी। मैं किचन प्लेटफॉर्म से लुढ़क गया और अपने कंधे पर डेक से टकराया। केम चिल्ला रही थी। मैंने उसे ऐसी आवाज निकालते कभी नहीं सुना था। वह उसकी यूजुअल हॉर्स रास्प नहीं थी। वह एक ऊंची, फटी हुई, घबराई हुई चीख थी, बार बार, जो मेरे ऊपर कहीं अंधेरे में से आ रही थी। मैं अपने हाथों और घुटनों पर घिसट कर उठा और अपनी दिशा समझने की कोशिश की। राफ्ट का ईस्टर्न साइड ऊपर झुका हुआ था, वेस्टर्न साइड नीचे झुका हुआ था। वाटर प्लैंक्स के किनारे से ऊपर छलक रहा था जहां ग्रीन हाउस था और मैं सुन सकता था केम की चीख के ऊपर भी वुड के टूटने की आवाज कहीं मेरे नीचे। एक और क्रैश। राफ्ट फिर झटकी। झुकाव और खराब हो गया। मैं गीले डेक पर फिसला और किचन प्लेटफॉर्म के साइड में जा टकराया। मैंने खुद को मजबूर किया वेस्टर्न एज की ओर देखने के लिए। मूनलाइट में मैंने ग्रीन हाउस देखा। वह टूट रहा था। राफ्ट का पूरा वेस्टर्न कॉर्नर, वह कोना जिस पर मैंने इतनी मेहनत की थी, वह कोना ग्रीन हाउस और गार्डन के साथ और 3 हफ्तों के प्लांटेड सीड्स के साथ बाकी से अलग हो रहा था। स्टेकस जो मैंने उस साइड पर लगाए थे टूटे हुए थे और लटक रहे थे। प्लैंक्स जिन्हें मैंने एक साथ बांधा था अपनी रोप्स को एक एक करके छोड़ रहे थे। जैसा मैं देख रहा था ग्रीन हाउस की कैनवास छत अंदर की ओर ढह गई और मिट्टी का एक काला ढेर और टूटे हुए गमले वाटर में फिसल गए। 3 हफ्तों की उगाई, हर एक अंकुर, हर एक बीन, हर एक टोमेटो, आलू जिन्हें मैंने अपनी उंगलियों से दबाया था, यह सब एक ही सांस के समय में अंधेरे वाटर में फिसल गया। मुझे लगता है मैंने कुछ चिल्लाया, मुझे याद नहीं क्या। मैं टूटते किनारे की ओर रेंगता हुआ बढ़ा, अपने हाथों और घुटनों पर रेंगता हुआ, क्योंकि डेक अब चलने के लिए बहुत खड़ा था। मेरे पास कुछ आधा बना हुआ विचार था, कुछ बचाने का, कुछ भी, एक मुट्ठी मिट्टी, एक अकेला अंकुर, कुछ भी। वही गलती थी। तीसरा वार तब आया जब मैं किनारे तक पहुंचा। पहले 2 से बड़ा। पूरा राफ्ट ऊपर उछला और मुड़ा और मेरे नीचे का डेक, गीला, झुका हुआ, टूटा हुआ डेक, एक ही सेकंड में मेरे हाथों और घुटनों के नीचे से साइड में खिसक गया। मैं फिसला। मैं तख्तों पर फिसलता हुआ खुले वाटर की ओर गया जैसे मैं बर्फ की स्लाइड पर हूं। मैंने पकड़ने के लिए कुछ टटोला। मेरी उंगलियां आधे सेकंड के लिए एक टूटे तख्ते के किनारे पर अटकी और छूट गईं। मेरी कोहनी टूटी हुई स्टेक के साइड से टकराई और दर्द मेरी पूरी बाह में दौड़ गया और मेरी बची हुई पकड़ भी छूट गई। फिर मैं वाटर में था। मैं तुरंत नीचे चला गया। ठंड ने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे किसी ने मेरे सीने को जकड़ लिया हो। जितना मैंने उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा ठंडा। हफ्तों तक महसूस करने के बाद भी मेरा मुंह नमक से भर गया। मेरी आंखें जलने लगी। मेरे कान नीचे चले गए और दुनिया धीमी, दब गई और असंभव रूप से बड़ी हो गई। मैंने किक मारी और अपना सिर सतह के ऊपर निकाला। मैंने एक सांस ली। राफ्ट वहीं था, वहीं 1 मीटर से भी कम दूर। उसका टूटा किनारा चांदनी में हिल रहा था। मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मेरे नीचे एक साया हिला। मैंने उसे देखने से पहले महसूस किया। मेरे पैरों के पास वाटर में एक हलचल, किसी बहुत बड़े चीज के पास से गुजरने का एहसास। मैंने नीचे देखा। मुझे नीचे नहीं देखना चाहिए था और अंधेरे वाटर के अंदर मैंने उसे देखा। वह मेरी ओर उठ रहा था, धीरे, जैसे कोई चीज उठती है जब उसे जल्दी नहीं करनी, क्योंकि उसे पता है शिकार कहीं नहीं जा सकता। एक लंबा फीका आकार गहरे अंधेरे से ऊपर आता हुआ। मुंह खुला था। मैं दांतों की पंक्तियां देख सकता था, चांदनी में सफेद, अंदर की ओर झुकी हुई 2 टेढ़ी लाइनों में। मैंने तैरने की कोशिश की। मैंने ऊपर तैरने की कोशिश की, दूर, साइड में, राफ्ट की ओर, कहीं भी। मेरी बाहें धीमे वाटर में चली, जो शरबत जैसा लग रहा था। मैं आगे नहीं बढ़ा। साया उठता रहा। मेरे पास एक पूरा विचार सोचने का समय था। यही है मैं दूसरी बार कैसे मरता हूँ। फिर साइड से टक्कर आई। वह शार्क नहीं थी। उसने शार्क को मारा, मुझे नहीं। कुछ तेज, धूसर और भारी मेरी बाईं ओर से आया और उठते हुए मुंह के साइड में टकराया। शार्क का सिर साइड में झटका। दांतों की पंक्तियां खाली पर बंद हो गई। शार्क का पूरा लंबा शरीर रास्ते से हट गया। अंधेरे वाटर में मुझसे दूर बहता हुआ, जैसे चौंक कर धीमा हो गया हो। मैंने उस चीज को देखा जिसने उसे मारा था। वह एक डॉल्फिन था। छोटा नहीं, बड़ा जानवर, शायद 2.5 मीटर लंबा। उसके शरीर के एक साइड पर एक पुराना मुड़ा हुआ निशान चलता हुआ। वह वाटर में घूमा और शार्क की ओर वापस आया और फिर से टकराया, सिर नीचे। पूरी गति से शार्क के गलफड़ों में टक्कर मारी। शार्क मुड़ी और काटने की कोशिश की। डॉल्फिन तेज था। वह ऊपर और दूर निकल गया, एक तंग घुमाव में लौटा और तीसरी बार शार्क को मारा, इस बार सिर के साइड में। शार्क ने हार मान ली। उसने अपने लंबे शरीर को मोड़ा और गहरे अंधेरे में नीचे चला गया और गायब हो गया। मैं अभी भी वाटर में था। मैं हिलना बंद कर चुका था। मुझे लगता है मैं सदमे में था। डॉल्फिन मेरी ओर आया। मैं कहना चाहता
करता हूँ कि मुझे कोई डर नहीं लगा। ये सच नहीं है। मैंने अभी अभी एक 5 मीटर की शार्क को मुझे खाने की कोशिश करते देखा था और अब एक जानवर जो लगभग उतना ही लंबा था सीधे मेरे चेहरे की ओर तैर रहा था और मेरे शरीर का हर हिस्सा जो पिछले कुछ मिनटों में बचा था मुझे कह रहा था कि जितनी तेज हो सके तैर कर दूर जाओ। मैं नहीं हिला। डॉल्फिन धीमा हुआ। वह बहुत धीरे से मेरे नीचे आया और मैंने उसकी पीठ को अपने सीने और कंधों से टकराते महसूस किया। चिकनी रबड़ जैसी त्वचा, वार्म, किसी तरह वाटर से ज्यादा वार्म। उसने मुझे बिना मेहनत उठाया, मेरा सिर और कंधे वाटर से ऊपर अपनी पीठ पर उठाते हुए, जैसे कोई माता पिता बच्चे को उठाते हैं। उसने मुझे राफ्ट की ओर ले गया। ये धीरे चला, जानबूझकर, जिस तरह तुम चलते हो जब तुम डरते हो कि जो तुम पकड़ रहे हो उसे गिरा दोगे। ये मुझे राफ्ट के टूटे किनारे तक लाया और खुद को तख्तों के खिलाफ दबाया ताकि मैं पकड़ सकूं। मैंने एक तख्ते के फटे किनारे को दोनों हाथों से पकड़ा और खींचा। डॉल्फिन ने नीचे से मेरे पैरों के खिलाफ धक्का दिया, मुझे ऊपर की ओर धकेलते हुए। मैंने अपने सीने को टूटे हुए लकड़ी पर रगड़ा और अपना धड़ डेक पर चढ़ा लिया। मेरे पैर पीछे आए। मैं गीले तख्तों पर अपनी पीठ के बल लुढ़क गया और वहीं हांफता हुआ और खांसता हुआ नमकीन वाटर उगलता हुआ पड़ा रहा और इतना कांप रहा था कि मैं अपने हाथ बंद नहीं कर पा रहा था। डॉल्फिन राफ्ट के बगल में वाटर में रहा। मैंने अपना सिर साइड में घुमाया उसे देखने के लिए। वह मुझे देख रहा था, एक काली आंख, समझदार और स्थिर, उस चिकने धूसर सिर के साइड में लगी हुई। उसने एक आवाज निकाली, क्लिक की एक सीरीज और एक हल्की ऊंची सीटी, और फिर उसने अपनी नाक से राफ्ट के साइड को एक बार धक्का दिया, जैसे वह मुझे चेक कर रहा हो, जैसे वह कह रहा हो, क्या तुम ठीक हो? मैं धीरे बैठ गया। मुझे यकीन नहीं कि मैं खड़ा हो सकता था। मैं किनारे तक रेंगता हुआ गया, सही किनारा, बिना टूटा किनारा, और एक कांपता हुआ हाथ डॉल्फिन के सिर की ओर बढ़ाया। वह पीछे नहीं हटा। मेरी उंगलियां उसकी नाक की चिकनी त्वचा को छू गईं। डॉल्फिन ने एक और हल्की क्लिक की। मैंने उसे एक बार सहलाया, धीरे से। उसने अपना सिर मेरी हथेली के खिलाफ थोड़ा और जोर से दबाया। धन्यवाद, मैंने कहा। मेरी आवाज टूट चुकी थी। ये एक तरह की फुसफुसाती खांसी की तरह निकली। धन्यवाद, धन्यवाद। डॉल्फिन ने फिर वही क्लिक की आवाज निकाली। मैं पहले से ही क्लिक को शब्दों की तरह सोचने लगा था, भले ही मुझे पता था कि यह शायद मेरा थका हुआ दिमाग था जो एक जानवर को समझने की कोशिश कर रहा था। मैं राफ्ट के किनारे बैठा रहा, अपने हाथ अभी भी उसकी नाक पर। मुझे नहीं पता कितनी देर तक, शायद 1 मिनट, शायद 10। रात बहुत शांत थी। केम ने कहीं ऊपर चीखना बंद कर दिया था। मैं उसे अब सुन सकता था, छोटे चिंतित आवाजें बनाते हुए ग्रीन हाउस फ्रेम के बचे हुए हिस्से के ऊपर से, लेकिन वह अब चीख नहीं रही थी। मैंने चांदनी में डॉल्फिन के चेहरे को देखा और मैंने उसके लिए एक नाम सोचने की कोशिश की। यह महत्वपूर्ण लगा। अचानक पक्षी का एक नाम था। पक्षी केम बन गया था उसी पल जब मैंने उसे नाम दिया। नाम मायने रखते हैं। नाम चीजों को असली बनाते हैं। डॉल्फिन की त्वचा नीली धूसर थी, जितनी मैंने एक समुद्री स्तनपाई के लिए उम्मीद की थी उससे ज्यादा नीली। चांदनी में लगभग एक नरम स्लेट रंग। नीले रंग के लिए जापानी शब्द एओ है। प्रत्ययशाई बहुत से पुरुष नामों में होता है, पुरानी कहानियों से। औशी, मैंने कहा। डॉल्फिन ने क्लिक किया। मैंने तय किया यह सहमति थी। सूरज लगभग 1 घंटे बाद उगना शुरू हुआ। जब तक पूरी रोशनी हुई मैं खड़ा होने और जो हुआ था उसका हिसाब लेने में सक्षम हो गया था। यह बुरा था। ग्रीन हाउस चला गया था, नुकसान नहीं गया। राफ्ट का पश्चिमी कोना शार्क के काटने से साफ कट गया था और जो कुछ भी उस कोने पर था, ग्रीन हाउस, मिट्टी का बॉक्स, पौधे, दूसरा डेजलिनेटर जिसे मैंने ग्रीन हाउस की छत में बनाया था, पूरा शॉवर असेंबली या तो समुद्र के तल में था या टूटे किनारे के आसपास सतह पर टुकड़ों में तैर रहा था। मैं कुछ मलबा देख सकता था। कैनवास छत का एक टुकड़ा 20 मीटर दूर तैरता हुआ, मिट्टी के बॉक्स का एक सपाट तख्ता आधा डूबा हुआ जिसमें एक अकेला बीन अंकुर अभी भी अपने छोटे फीके जड़ों से चिपका हुआ था। बॉय की दीवारों का पीला प्लास्टिक वाटर में टुकड़ों में बिखरा हुआ था। मैं इसमें से कुछ भी वापस नहीं पाने वाला था। धारा पहले से ही उसे दूर खींच रही थी और भले ही मैं उसके पीछे जाने का जोखिम लेना चाहता, मेरे पास अब पैडल नहीं था। पैडल पश्चिमी कोने पर था। मैंने खुद को बाकी गिनने के लिए मजबूर किया। किचन प्लेटफॉर्म सही सलामत था। आग बुझ चुकी थी, छपाक से डूब गई थी, लेकिन कोयले को फ्लिंट और स्टील से फिर जलाया जा सकता था। बेड सही सलामत था, केंद्र के पास अपने ऊंचे प्लेटफॉर्म पर। पूर्वी साइड पर बचा हुआ डेजालिनेटर अभी भी खड़ा था, हालांकि वाटर कटोरों में चला गया था और रात का संग्रह दूषित हो गया था। मुझे इसे खाली करना होगा और फिर से शुरू करना होगा। मैंने अपने ताजे वाटर के भंडार का लगभग आधा खो दिया था। स्मोकिंग रैक झुका हुआ था लेकिन खड़ा था। लगभग 2/3 स्मोक्ड फिश बच गई थी, बाकी कहीं वाटर में थे। हैमर अभी भी मेरे हाथ में था जब मैं डेक पर गिरा था। मुझे यह भी एहसास नहीं हुआ था कि मैं इसे पकड़े हुए था। कमें जिंदा थी। वह टूटे हुए ग्रीन हाउस फ्रेम से नीचे आई और उछलकर डेक पर मेरे पास आई और लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी से सीधे मेरे चेहरे पर एक लंबी, कर्कश, शिकायत भरी खरखराहट की आवाज निकाली। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वह मुझे क्या बता रही थी। मुझे लगता है वह मुझे बता रही थी कि मैं पानी में गिरने के लिए एक बेवकूफ था। मैंने उससे कहा कि वह सही थी। आओशी अभी भी राफ्ट के पास वाटर में था। वह गया नहीं था। वह धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था, शायद 10 मीटर दूर। देख रहा था। हर कुछ मिनट में वह टूटे किनारे पर वापस आता और अपनी नाक से उसे छूता, जैसे वह चेक कर रहा हो कि मैं अभी भी सीधा हूं या नहीं। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, मेरे एक साइड पर कामे और दूसरे साइड वाटर में ओशी के साथ, और मैंने अपना चेहरा अपने हाथों में रख लिया और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं रोऊं नहीं, क्योंकि रोना वाटर की बर्बादी होता जिसे मैं खो नहीं सकता था। जब मैंने
अपने हाथ अपने चेहरे से हटाए। मैंने टूटे डेक के पार उस खाली जगह की ओर देखा जहां ग्रीन हाउस था। 3 हफ्तों की उगाई, हर सीड जो मैंने लगाया था, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, शावर जिसके नीचे मैं खड़ा हुआ था और फिर से इंसान जैसा महसूस किया था, सब 1 मिनट से कम में चला गया। लेकिन मैं जिंदा था। 2 जानवरों ने तय किया था, उन कारणों से जिन्हें मैं समझ नहीं सकता, कि मैं जिंदा रहने लायक था। पक्षी ने मुझे चेतावनी दी थी, डॉल्फिन ने मुझे बाहर खींचा था। मैं अब अकेला नहीं था। मैं खड़ा हुआ, मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे संभाला। मैं राफ्ट के पूर्वी किनारे तक चला, सुरक्षित किनारा, वह किनारा जहां वाटर खाली था, और मैंने उगते सूरज की ओर देखा। एक बात निश्चित थी, अगली बार जब शार्क वापस आएगी और वह वापस आएगी, या तो मेरा राफ्ट एक किला होगा या मेरा राफ्ट टुकड़े टुकड़े होगा। तीसरा विकल्प नहीं था। मैंने हैमर उठाया। मैंने अगले 3 दिनों तक नहीं सोया। मेरा मतलब लगभग सच में है। मैं 2 बार लेटा, एक बार दूसरे दिन दोपहर में 1 घंटे के लिए, एक बार शायद तीसरी रात 2 घंटे के लिए, जब मेरे हाथ थकान से काम करना बंद कर चुके थे। बाकी समय मैं काम करता रहा। मैं वैसे काम करता रहा जैसे तुम तब काम करते हो जब तुम समझ चुके होते हो कि अगली गलती आखिरी गलती है। हमले के बाद पहली सुबह मैंने अपने दिमाग में एक सूची बनाई और उसे ऐसे पकड़े रखा जैसे प्रार्थना। 1, टूटे कोने को फिर से बनाओ ताकि राफ्ट फिर से संरचनात्मक रूप से पूरा हो। 2, एक असली परिधि रक्षा बनाओ जो पूरी तरह चारों ओर जाए, कोई खाली जगह नहीं। 3, एक हथियार बनाओ जिसे मैं किसी बड़े चीज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। 4, ग्रीन हाउस को किसी दूसरे साइड पर फिर से बनाओ उन सीड्स के साथ जो मेरे पास बचे हैं। 5, डिसैलिनेटर को फिर से बनाओ ताकि मेरे पास फिर से वाटर हो। 6, तब तक मत रुको जब तक ये सब पूरा ना हो जाए। मैंने टूटे कोने से शुरू किया क्योंकि बाकी सब उसी पर निर्भर था। मैंने हर टुकड़ा मलबा खींच लिया जो हुक और रस्सी की पहुंच में था। जो मुझे चाहिए था उसका ज्यादातर पहले से पास था। हमले ने बहुत सा तैरता हुआ लकड़ी डीला कर दिया था और धारा ने उसमें से कुछ को राफ्ट की ओर धकेल दिया था, दूर जाने के बजाय। पहली सुबह के भीतर मैंने 11 नए तख्ते, 3 और टूटे हुए सेल के टुकड़े, कहीं से मास्ट का एक लंबा हिस्सा और आधे सड़े हुए बैरल से 2 और लोहे के छल्ले खींच लिए थे। मैंने नए तख्तों को टूटे किनारे पर एक मोटे पैच में बांधा और कीलों से जोड़ा। फिर दूसरी परत के साथ उसे दोगुना किया जिसमें तख्ते पहले के लंबवत चल रहे थे। मैंने पहले से सबक सीख लिया था, तख्तों की एक परत जल्दी बनती है और जल्दी टूटती है। 2 परतें जिनमें रेशा अलग दिशाओं में चलता है, काटने में बहुत ज्यादा समय लेती है। पहले दिन के अंत तक राफ्ट का पश्चिमी साइड फिर से पूरा था, चोट की तरह बदसूरत, अलग अलग रंगों के मौसम खाए लकड़ी के टुकड़ों से पैच किया हुआ, लेकिन पूरा। मैंने दूसरे दिन परिधि रक्षा शुरू की। ये वह हिस्सा था जिसके बारे में मैं सोच रहा था जबकि मेरे हाथ पैच पर काम कर रहे थे। जो डिफेंसिव स्टेक्स मैंने हमले से पहले बनाए थे वह आधा उपाय थे। एक साइड पर 6, दूसरे पर 4, बीच में बड़े गैप, सभी सिर्फ नीचे की साइड पर उन जगहों पर बंधे थे जहां मैं पानी में गिरे बिना पहुंच सकता था। अब मुझे एक पूरा घेरा चाहिए था, हर साइड, हर कोना, कोई खुला हिस्सा नहीं। मैंने तख्तों को तेज करना शुरू किया। पहली सुबह के अंत तक मैंने 8 नए तख्तों को स्टेकस के रूप में आकार दे दिया था। एक सिरा नुकीला, दूसरा सिरा बांधने के लिए सपाट। मैंने उन्हें पहले खाली कोनों में लगाया जहां शार्क स्वाभाविक रूप से कमजोरी ढूंढती। फिर मैं वापस गया और पश्चिमी और दक्षिणी साइड पर पहले से लगे स्टेक की घनत्व को दोगुना किया जहां मैंने गतिविधि देखी थी। दूसरे दिन के अंत तक राफ्ट की परिधि के चारों ओर 31 स्टेक थे, आधे मीटर से ज्यादा दूरी पर नहीं रखे गए, सभी बाहर की ओर और हल्का नीचे की ओर वाटर में झुके हुए। फिर मैंने जाल ढाल बनाई। ये एक तरह से औशी का योगदान था। जब मैं काम करता था वह हमेशा पास रहता था, धीरे धीरे चक्कर लगाता हुआ, हर कुछ मिनट में सतह पर आता था मेरी दिशा में एक हल्की क्लिक करने के लिए, फिर वापस नीचे गायब हो जाता था गहराई में, जो भी एक डॉल्फिन करती है करने के लिए। उस दूसरे दिन 2 बार वह वापस आया बेड़े के पास अपनी नाक से कुछ धकेलते हुए। पहली बार वह एक लंबा टुकड़ा था मछली पकड़ने के जाल का, गुच्छा बना हुआ और पीछे खींचता हुआ खरपतवार जो कहीं बह रहा था मेरी नजर से बाहर। दूसरी बार वह एक छोटा टुकड़ा था उसी जाल का, ज्यादा साफ, जिसमें अधिकतर जाल सही था। मैं घुटनों के बल बैठा बेड़े के किनारे पर और जाल को पानी से बाहर खींचा अपने हुक से। औशी मुझे ऐसा करते हुए देख रहा था। मैंने कहा धन्यवाद, जोर से, उस तरह जैसे तुम कहते हो जब तुम सच में मतलब रखते हो। और औशी ने एक बार क्लिक किया और वापस नीचे चला गया। मैंने जाल को सुलझाया उस दोपहर के बाकी समय। उसमें छेद थे और सड़े हुए हिस्से जिन्हें मुझे काटना पड़ा जंग लगे चाकू से, लेकिन अधिकतर जाल ठीक था। शाम तक मेरे पास एक लंबा टुकड़ा था जाल का, लगभग 6 मीटर लंबा और 2 मीटर गहरा। मैंने उसे सेट किया बेड़े के नीचे। मैंने जाल के ऊपरी किनारे को बांधा परिधि के खंभों से चारों ओर उस साइड पर जहां हमला हुआ था, ताकि जाल सीधा नीचे लटकता था पानी में एक पर्दे की तरह। मैंने नीचे के किनारे को भारी किया लोहे के छल्लों और सबसे भारी धातु के टुकड़ों से जो मुझे मिल सके। जाल नीचे गया लगभग 1.5 मीटर बेड़े के नीचे और फिर थोड़ा बाहर की ओर बहा धारा में। मकसद सीधा था, एक शार्क जो नीचे से ऊपर आती सीधे तख्तों पर नहीं टकरा पाएगी, वह पहले जाल से टकराएगी। जाल एक 5 मीटर शार्क को नहीं रोकेगा, कुछ भी जो मैं बना सकता था नहीं रोकेगा एक 5 मीटर शार्क को सीधे हमले में, लेकिन यह उलझाएगा, धीमा करेगा और भ्रमित करेगा किसी भी चीज को जो इससे टकराए। यह शार्क का नंबर एक हथियार छीन लेगा जो था गति और नीचे से हमले का सरप्राइज। मैंने जाल को बढ़ाया दक्षिणी साइड तक तीसरे दिन।
चौथे दिन की सुबह तक यह कवर कर रहा था बेड़े के हर साइड को, सिवाय एक छोटे हिस्से के पूर्वी पिछले हिस्से पर जहां मैंने एक गैप छोड़ा मछली पकड़ने के लिए। मैंने डबल हुल बनाया तीसरे दिन जाल के सेक्शनों के बीच में। सिद्धांत वही था जैसा परिधि रक्षा का, एक परत तख्तों की होने के बजाय जो बनाती है बेड़े का साइड। मैंने दूसरी परत जोड़ी बाहर, बांधी और कील लगाई बिल्कुल चिपकाकर पहली के साथ। दोनों परतें मिलकर बनाती थीं बेड़े का साइड लगभग 2 गुना मोटा। एक काट जो तोड़ देता एकल तख्तों को सिर्फ तोड़ेगा बाहरी परत डबल तख्तों की। मैंने डबल हुल किया चारों ओर। तीसरे दिन के अंत तक बेड़ा साफ अलग दिख रहा था, नीचा भारी बैठा हुआ पानी में कुछ सेंटीमीटर नीचे अतिरिक्त वजन से, लेकिन ठोस उस तरह से जैसा वह पहले कभी नहीं था। मैंने हारपून पर काम शुरू किया चौथे दिन सुबह। मैं इसे शुरू से प्लान कर रहा था। मछली पकड़ने की छड़ी थी मछलियों के लिए, हथौड़ा था बनाने के लिए, चाकू था छोटे काम के लिए। इनमें से कोई भी हथियार नहीं था किसी चीज के खिलाफ आदमी के आकार की, अकेले छोड़ो किसी चीज के आकार की छोटे व्हेल जैसी। मुझे पहुंच चाहिए थी, मुझे एक नोक चाहिए थी जो छेद कर सके, मुझे एक तरीका चाहिए था वापस लाने का जो भी मैं फेंकूं। मैंने चुना सबसे लंबा सीधा डंडा जो मेरे पास था, मस्तूल का एक टुकड़ा लगभग 2.5 मीटर लंबा, चिकना और घना सालों के नमक से। मैंने एक सिरा तेज किया मस्तूल का एक खुरदुरी नोक में चाकू से, फिर मैंने बांधा एक लोहे का खंभा उस नुकीले सिरे पर ताकि धातु बढ़ाए पहुंच, और 20 सेंटीमीटर वह खंभा सबसे तेज धातु का टुकड़ा था जो मेरे पास था। एक टुकड़ा जिसे मैंने हथौड़े से लंबी सुई के आकार में ढाला था 2 शामों की धैर्य भरी मेहनत में, और वह बैठा था एक खांचे में जो मैंने काटा था मस्तूल में, कसकर बंधा हुआ 3 घुमाव डबल रस्सी के, और फिर सील किया गया मछली के तेल में भीगे कपड़े की परत से जिसे मैंने सूखने दिया सख्त। मैंने बांधी एक लंबाई सबसे मजबूत रस्सी की जो मेरे पास थी मस्तूल के पीछे वाले सिरे से। रस्सी का दूसरा सिरा मैंने बांधा रसोई प्लेटफॉर्म के बेस से, सबसे मजबूत संरचना बेड़े पर। विचार था हारपून फेंको, लाइन पकड़े रहो, कभी हारपून मत खो, बेड़े को खुद एंकर बनने दो। मैंने बनाया एक दूसरा हारपून उस दिन के अंत तक, छोटा हल्का लेकिन वही सिद्धांत, एक बैकअप। मैं नहीं करने वाला था वही गलती जो मैंने की थी मछली पकड़ने की छड़ी के साथ तीसरे दिन, खोना अपना एकमात्र हथियार एक खराब पल में। मैंने ग्रीन हाउस को फिर बनाया 5वें दिन। मैंने इसे बनाया दक्षिणी साइड पर, इस बार दूर उस कोने से जो टूटा था, और मैंने इसे छोटा बनाया 1.5 मीटर बाई 1 मीटर, नीचा मजबूत सीधे बंधा हुआ डबल हुल में बजाय डेक पर अलग खड़ा होने के। मेरे पास सिर्फ कुछ सीड पैकेट्स बचे थे। जो कुछ मैंने पहले लगाया था उसका ज्यादातर हिस्सा चला गया था ओरिजिनल ग्रीन हाउस के साथ, लेकिन मेरे पास अभी भी खीरे और बीन्स थे, और 1 पैकेट पालक का, और 3 सूखे आलू के जो बच गए थे क्योंकि मैंने उन्हें अलग रखा था किचन के पास। मैंने उन्हें सावधानी से लगाया। मैंने ड्रिप इरिगेशन फिर बनाया। मैंने एक दूसरा छोटा डिसैलिनेटर जोड़ा नए ग्रीन हाउस को फीड करने के लिए, और एक तीसरा उसके बगल में, ताकि मैं पानी की कैपेसिटी को रिप्लेस कर सकूं जो मैंने खो दी थी। जब तक मैं खत्म हुआ बेड़े पर 3 डिसैलिनेटर्स चल रहे थे पैरेलल में, लगभग 1.5 लीटर फ्रेश वाटर प्रतिदिन, जितना मुझे पीने के लिए चाहिए उससे ज्यादा, साइड में चीजें उगाने के लिए काफी। मैंने स्मोकिंग रैक फिर बनाया, और जो बचा था मेरे स्मोक्ड फिश का उसे फिर से व्यवस्थित किया। मैंने किचन को सही तरीके से फिर बनाया। मैंने एक नीची रेलिंग बनाई अंदरूनी किनारे के साथ बेड़े के, वह साइड जो डेक की तरफ था, वह साइड नहीं जो वाटर की तरफ था, ताकि अगर मैं फिसल जाऊं एक गीले तख्ते पर, मेरे पास कुछ हो पकड़ने के लिए उससे पहले कि मैं नीचे गिरूं। एक छोटी चीज, उस तरह की चीज जो मुझे हफ्तों पहले बनानी चाहिए थी, ये मुझे बचा लेती उस रात जब अटैक हुआ था। छठे दिन की सुबह तक बेड़ा तैयार था, या जितना तैयार वह होने वाला था। मैं खड़ा हुआ किचन प्लेटफॉर्म पर और उसे देखा। यह वह फ्रेजाइल तैरता घर नहीं था जो मैंने पहले बनाया था। यह एक फोर्ट्रेस था, एक छोटा बदसूरत लकड़ी का फोर्ट्रेस जिसमें डबल हल था और स्टेक्स की परिधि थी, और जाल का एक पर्दा था जो चारों तरफ वाटर में लटक रहा था। इसमें एक फिर से बना ग्रीन हाउस था दक्षिणी साइड पर, 3 डिसैलिनेटर्स पूर्व में, एक स्मोकिंग रैक मछलियों से भरा हुआ, एक असली बिस्तर एक असली शेल्टर के नीचे, 2 हारपून्स मस्तूल के सहारे टिके हुए, और एक आग धीरे जल रही थी हार्थ में। यह किसी ऐसे इंसान का घर था जिसने तय कर लिया था कि वह नहीं मरेगा। साथ ही पूरे समय मेरे साथ काम कर रहे थे। औशी उन 6 दिनों में एक बार भी बेड़े से नहीं गया, किसी भी लंबे समय के लिए तो नहीं। वह हर कुछ मिनट में सतह पर आता था दिन के दौरान, मुझे चेक करता हुआ, कभी कभी होल को अपनी नाक से धक्का देता हुआ, जैसे नई कंस्ट्रक्शन को टेस्ट कर रहा हो। मैंने उसकी आवाजें पढ़ना शुरू किया। एक छोटा क्लिक मतलब मैं यहाँ हूँ, 3 या 4 क्लिक्स की श्रृंखला मतलब आओ और देखो, एक लंबी धीमी विसल मतलब कुछ पास में है, एक तेज विसल ऊंची पिच वाली मतलब कुछ पास में है और तुम्हें ध्यान देना चाहिए। उन 6 दिनों के दौरान 2 बार उसने तेज विसल की, और दोनों बार जब मैंने पानी में देखा, मैं देख सकता था एक छोटा शार्क 1.5 मीटर वाला प्रकार पहले हफ्ते से बेड़े से दूर मुड़ता हुआ और गहरे पानी में वापस जाता हुआ। औशी उन्हें भगा रहा था। मुझे यकीन नहीं था कैसे। मुझे लगता है उसकी मौजूदगी ही छोटे वालों के लिए काफी थी। डॉल्फिन भी शिकारी होते हैं अपने तरीके से, और एक स्वस्थ एडल्ट बॉटल नोज जिसका शरीर मांसपेशियों से भरा है, वह ऐसी चीज नहीं है जिससे एक जुवेनाइल शार्क लड़ना चाहे किसी मलबे के टुकड़े के लिए। उसने मुझे मछलियां लाना शुरू किया, ज्यादा नहीं, 2 तीसरे दिन, 1 चौथे दिन, 3 पांचवें दिन, लेकिन वे बड़ी मछलियां थी, उससे बड़ी जो मैं पकड़ सकता था अपनी लाइन से। वह बेड़े के पास सतह पर आता था अपने मुंह में मछली लेकर, उसे गिराता था तख्तों पर वाटर से कुछ सेंटीमीटर ऊपर से, और फिर पीछे हट जाता था और मुझे देखता था उसे उठाते हुए। पहली बार जब उसने ऐसा किया, मैं बस खड़ा रहा उसे घूरता हुआ। मुझे कोई अंदाजा नहीं था वह ऐसा
क्यों कर रहा था। फिर मैंने मछली उठाई, धन्यवाद कहा और उसे डिनर के लिए साफ किया। उसके बाद वह ऐसा करता रहा। मैं इसे नहीं समझता था, मैं अभी भी नहीं समझता। शायद वह अपने लिए शिकार कर रहा था और मुझे बचा हुआ हिस्सा ला रहा था। शायद उसने तय किया था कि मैं उसके समूह का सदस्य हूँ और समूह के सदस्य खाना साझा करते हैं। शायद वह बस अकेला था, मुझे नहीं पता। मुझे पता है कि चौथी रात को मैंने वह मछली पकाई जो वह मेरे लिए लाया था और मैंने आधी खाई और बाकी आधी उसे वापस दी बेड़े के किनारे से, और उसने उसे मेरे हाथ से बिना हिचकिचाहट के ले लिया। कमी हवा थी। वह हर सुबह सूर्योदय पर चली जाती थी और 2 या 3 घंटे के लिए गायब रहती थी। वह वापस आती थी इन्फॉर्मेशन के साथ। मैंने उसे भी पढ़ना सीखा। जिस तरह वह चक्कर लगाती थी जब उसे कुछ मिलता था जो मुझे दिखाने लायक होता था, जिस तरह वह नीचे रहती थी जब कुछ खतरनाक पास होता था, जिस तरह वह ग्रीन हाउस की छत पर बैठती थी और एक खास लंबी शिकायत वाली आवाज करती थी जब उसने कोई मलबा नहीं देखा होता था पीछा करने लायक। चौथी सुबह वह दक्षिण से वापस आई उत्साहित। उसने बेड़े के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया और फिर से उड़ गई, इतनी धीरे कि मैं देख सकूं वह किस दिशा में जा रही थी। दक्षिण दक्षिण पश्चिम। मैं उठे हुए सोने वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और देखा। आधा किलोमीटर दूर वाटर पर मलबे का एक साफ पैच था। मैं उसे बस एक गहरी रेखा के रूप में देख सकता था, सुबह की लहरों के खिलाफ। मैंने नया पैडल तैयार किया। मैंने एक तीसरे दिन बनाया था, पहले से ज्यादा मजबूत, और धीरे धीरे राफ्ट को उस पैच की तरफ चलाया जबकि कैम ऊपर चक्कर लगा रही थी। इसमें दिन का ज्यादातर हिस्सा लग गया। राफ्ट अब एक गीले लकड़ी के लट्ठे की तरह चल रही थी, पहले से बहुत भारी, और मुझे शिफ्ट्स में रो करना पड़ा क्योंकि मेरे हाथ हर 20 मिनट में जवाब दे देते थे। एओशी पूरे रास्ते साथ साथ तैर रहा था, कभी कभी अपने नाक से राफ्ट के पीछे को धक्का देकर मदद करता हुआ। मैं उसे करते हुए महसूस कर सकता था। जब वह धक्का देता था तो राफ्ट थोड़ी तेज चलती थी। हम देर दोपहर तक मलबे के क्षेत्र तक पहुंच गए। मैंने जो कुछ भी खींच सकता था खींच लिया, और तख्ते, धातु की जाली का एक टुकड़ा पहले से बड़ा, 2 और बैरल, मोटी रस्सी का एक कुंडल जो मेरे पास किसी भी चीज से मोटा था, कैनवास का एक लंबा टुकड़ा आश्चर्यजनक रूप से अच्छी हालत में, कई छोटे लकड़ी और रस्सी और टूटी प्लास्टिक के टुकड़े, और फिर आखिरी खींचों में से एक पर ओशी राफ्ट के पास आया अपनी नाक से कुछ धकेलते हुए। ये खाना नहीं था, ये ऐसा मलबा नहीं था जिसे मैं निर्माण के लिए यूज कर सकूं। ये छोटा था, इतना छोटा कि उसने उसे सावधानी से अपने चेहरे के किनारे के साथ संतुलित किया हुआ था, और जब उसने उसे बोर्ड्स के खिलाफ धकेला और छोड़ दिया तो मुझे नीचे झुककर अपने हाथ से उसे उठाना पड़ा इससे पहले कि वह डूब जाए। यह धातु का एक टुकड़ा था, मेरे हथेली के आकार का, मोटे तौर पर आयताकार लेकिन थोड़ा मुड़ा हुआ, जैसे यह किसी बड़ी चीज का हिस्सा रहा हो। धातु एक अजीब धूसर रंग की थी, स्टील से ज्यादा चिकनी, जितना मैंने उम्मीद की थी उससे हल्की। जब मैंने उसे उठाया, ये जंग लगी नहीं थी। ये सॉल्ट वाटर में पता नहीं कितने समय से था और यह जंग लगी नहीं थी। मैंने उसे अपने हाथों में पलटा। एक तरफ उस पर नक्काशी थी। मैंने उसे ऊपर उठाकर देर दोपहर की धूप पकड़ने की कोशिश की और ध्यान से देखा। नक्काशी निशानों की एक श्रृंखला थी, रेखाएं और वक्र एक पैटर्न में व्यवस्थित जो साफ तौर पर जानबूझकर था। रैंडम खरोंच नहीं, डैमेज नहीं, बल्कि एक लिपि, सिंबल्स, लिखावट। मैंने उसे लंबे समय तक देखा। ये जापानीज नहीं था। मैं किसी भी कंजी या किसी भी कना को तुरंत पहचान लेता, चाहे घिसे हुए ही क्यों ना हो। ये इंग्लिश नहीं था, लैटिन अल्फाबेट के अक्षर वहां नहीं थे। ये चाइनीज नहीं था, ये कोरियन नहीं था, ये कोई भी सिस्टम नहीं था जो मैंने कभी किसी साइन पर या किसी किताब में या किसी वेबसाइट पर 28 साल में एक साक्षर इंसान के रूप में पृथ्वी ग्रह पर देखा हो। लेकिन यह लिखावट थी। मुझे पता था कि यह लिखावट थी क्योंकि जिस तरह निशान समूहित थे, छोटे क्लस्टर जो छोटे स्पेस से अलग थे, जैसे वाक्य में शब्द अलग होते हैं। इसमें लय थी, इसमें संरचना थी, इसमें अर्थ था अगर तुम्हें इसे पढ़ना आता। मैंने अपनी जिंदगी में यह भाषा पहले कभी नहीं देखी थी। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया उस धातु के टुकड़े को हाथ में लेकर, और मैं उसे देखता रहा जबकि सूरज वाटर के ऊपर डूब गया। ओशी धीरे धीरे क्लिक कर रहा था वाटर में राफ्ट के पास। कायम ग्रीन हाउस की छत पर थी, मुझे एक झुकी हुई आंख से देखती हुई, जैसे वह इंतजार कर रही हो कि मैं कुछ समझूं। मैंने उसे धीरे धीरे समझा। किसी ने इस धातु के टुकड़े को बनाया था, कोई जिसके हाथ थे, कोई जो धातु को रिफाइन करना जानता था, कुछ बेहतर में बदलने के लिए जंग से, और उसे चिकना आकार देने के लिए, और उसकी सतह पर लिखित भाषा उकेरने के लिए। कोई जिसने इस वस्तु को बनाया और फिर या तो उसे खो दिया या फेंक दिया या उसे पकड़े हुए मर गया, और ओशन ने उसे न जाने कितने दिन या हफ्ते या सालों तक बहाया जब तक एक डॉल्फिन उसे मेरे पास नहीं ले आया। मैं यहाँ पहला इंसान नहीं था। मैं इतना गहराई में डूबा हुआ था जिंदा रहने के काम में, इतना पूरी तरह कंज्यूम था वाटर और फूड और शेल्टर और शार्क्स में, कि मैंने सबसे ऑब्वियस सवाल पूछना बंद कर दिया था। कैसे मैं सरवाइव करूं नहीं, बल्कि और कौन सरवाइव हुआ है। मैं इस दुनिया को खाली समझ रहा था, एक विशाल ओशन जिसमें सिर्फ मैं और मेरा राफ्ट और वो चीजें थी जो मुझे खाना चाहती थी। लेकिन दुनिया खाली नहीं थी। दुनिया में लोग थे, लोग जो चीजें बनाते थे, लोग जो लिखते थे, लोग जो कहीं रहते थे, और अगर वे कहीं रहते थे, कहीं वहां हॉरिजन के पार, तो कहीं एक जगह थी जहां मैं जा सकता था, अपने राफ्ट के साथ, अपने पैडल के साथ, अपने डॉल्फिन और अपने बर्ड और अपने हार्पन्स और अपने स्मोक्ड फिश और अपने वाटर के साथ। मैंने अपनी उंगलियां उस धातु के टुकड़े के चारों ओर बंद कर ली और उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। पहली बार जब से मैंने अपनी आंखें खोली थी, एक 4x4 लकड़ी के टुकड़े पर, बिना वाटर और बिना फूड और बिना होप के, मेरे पास एक लक्ष्य था जो अगले सूर्योदय से बड़ा था। मेरे पास एक दिशा थी, मैं बस नहीं जानता था कौन सी तरफ। मैं उस रात जागता रहा बहुत देर तक जब आग बुझ चुकी थी। किचन प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ, मेरे हाथ में धातु लेकर और नक्काशी को मून
मूनलाइट की तरफ घुमाकर। ओशी एक बार सतह पर आया, एक लंबी धीमी आवाज बनाई, चेतावनी नहीं, बस एक मौजूदगी, और वापस नीचे चला गया। कमे सो रही थी, अपना सिर अपने पंख के नीचे दबाकर। कहीं वहां अंधेरे में बहुत दूर कुछ मेरे लिए आने वाला था। मैंने उसे महसूस किया, उस तरह नहीं जैसे तुम एक अंदाजा महसूस करते हो, उस तरह जैसे तुम एक तथ्य महसूस करते हो। छोटे शार्क्स भगा दिए गए थे। पहले हफ्ते वाला जुवेनाइल दिखाई नहीं दिया था। ओशी लगातार 2 दिनों तक ज्यादा शांत रहा था। यह गलत था, यह गलत तरह की शांति थी। जैसे समुद्र शांत हो जाता है उससे पहले कि एक बड़ा तूफान उसमें से गुजरता है। कुछ अपने लिए रास्ता साफ कर रहा था। मैंने उस धातु के टुकड़े को एक छोटे कपड़े के पाउच में रख दिया जो मैंने फ्लिंट और स्टील के लिए बनाया था, और पाउच को अपनी कमरबंद के अंदर बांध लिया जहां मैं उसे खो न दूं। फिर मैंने दोनों हार्पून्स चेक किए, मैंने रस्सी की बंधाई चेक की, मैंने पेरीमीटर स्टेक्स एक बार और चेक किए। राफ्ट के पूरे किनारे पर धीरे धीरे चलते हुए मूनलाइट में अपने हाथ हर एक स्टेक के साथ चलाते हुए ये महसूस करने के लिए कि कोई ढीला तो नहीं है, वे सभी कसे हुए थे। राफ्ट जितना तैयार हो सकता था उतना था। मैं कैनवस छत के नीचे बिस्तर पर लेट गया और मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने इंतजार किया जो भी आने वाला था उसके लिए। मैं चुप्पी से जागा। ये पहली गलत चीज थी। राफ्ट पर सुबह की एक आवाज होती थी, वाटर का हल के खिलाफ थपकना, कमे का ग्रीन हाउस छत पर सरसराना, किसी मछली का सतह तोड़ना कहीं पास में, कभी कभी ओशी का सांस लेने के लिए सतह पर आना और हल्का क्लिक करना। हमेशा आवाजें होती थी। ओशन कभी शांत नहीं होता था। इस सुबह ओशन शांत था। मैंने अपनी आंखें खोली और कैनवस छत के नीचे बिस्तर पर लेटा रहा और सुना। कुछ नहीं, न मछलियां, न पक्षी, न वाटर से क्लिक। हवा डेजलिनेटर के सेल पर वैसे ही चल रही थी जैसे वह हमेशा करती थी, लेकिन हवा के नीचे कुछ और नहीं था। मैं धीरे धीरे बैठ गया। ओशी राफ्ट के पूर्वी किनारे पर था, वाटर में स्थिर। वह तैर नहीं रहा था, वह चक्कर नहीं लगा रहा था, वह बस वहीं ठहरा हुआ था, अपनी पूंछ की छोटी हरकतों से अपनी स्थिति पकड़े हुए, अपना सिर पश्चिमी क्षितिज की तरफ घुमाए हुए, और उसका पूरा शरीर उस तरह स्थिर जैसे मैंने उसे पहले कभी स्थिर नहीं देखा था। केम किचन प्लेटफॉर्म के सबसे ऊंचे बिंदु पर थी, अपने पंख आधे फैले हुए, जैसे वह उड़ान भरने वाली हो लेकिन आखिरी सेकंड पर रुक गई हो। उसका सिर उसी दिशा में था जिस दिशा में ओशी का था। उसकी आंख उसी बिंदु पर टिकी हुई थी दूरी में। मैंने उनकी नजर की रेखा का पीछा किया। क्षितिज पहले खाली लगा। हल्का धूसर आकाश गहरे धूसर वाटर से मिलता हुआ एक सीधी रेखा में, पीछे से एक सूरज की रोशनी से जो अभी पूरी तरह पूर्वी क्षितिज से ऊपर नहीं आया था। मैंने धीरे धीरे स्कैन किया, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, कुछ नहीं। फिर मैंने उसे देखा, एक पंख, बस उसका सिरा पहले, वाटर के ऊपर मुश्किल से, इतना दूर कि मैं उसे सिर्फ इसलिए देख पा रहा था क्योंकि मैं उसे ढूंढ रहा था। वह चल रहा था, मेरी तरफ आ रहा था, धीरे धीरे, उस तरह जैसे कुछ चलता है जब उसे पता होता है कि शिकार भाग नहीं सकता, जब उसके पास पूरा समय होता है। मैंने उसे पूरे 1 मिनट तक देखा इससे पहले कि मैं हिला। मुझे पक्का होना था, मुझे देखना था वह कितना बड़ा था, इससे पहले कि मैं गलत आकार के दुश्मन के लिए तैयारी शुरू करूं। पंख करीब आया। 1 मिनट बाद मैं देख सकता था कि यह सामान्य पंख नहीं था, यह ऊंचा था, एक आदमी की ऊंचाई से भी ज्यादा वाटर के ऊपर, और यह नीचे से चौड़ा था। उस तरह का आधार जो मतलब होता है कि नीचे कुछ विशाल है। उसके आसपास का वाटर वैसे व्यवहार नहीं कर रहा था जैसे वाटर सामान्य तैरते हुए जीव के आसपास करता है। वह उभर रहा था। उस चीज की पीठ पंख के नीचे सतह को तोड़ रही थी, लंबी धीमी लहरों में जो मीटरों तक चलती थी इससे पहले कि पंख गुजरता। मैं खुद से दिनों से कह रहा था कि रात के अटैक वाला शार्क 5 मीटर, शायद 6 का था। यह चीज मेरे राफ्ट से लंबी थी। मैं खड़ा हो गया। सिस्टम मेरी आंखों के सामने पिंग हुआ, शांत, वैसे ही जैसे वह हमेशा करता था, जैसे वह मौसम की रिपोर्ट दे रहा हो। खतरा पहचाना गया, स्तर 5, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अननोन। मैं लगभग हंस पड़ा। सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अननोन, ये सिस्टम का विनम्र तरीका था कहने का। हम नहीं जानते इसे कैसे कैलकुलेट करें। मैंने उस चीज को अपने दिमाग में ओनी कहा इससे पहले कि मैं पूरी तरह खड़ा होता। ओनी, दानव, वह पुराना शब्द उन चीजों के लिए जो अंधेरे से निकलती हैं पुरानी कहानियों में, वे चीजें जो सामान्य नियमों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। मेरे सामने वाली चीज एक ओनी थी और उसे नाम देने से मुझे फोकस करने के लिए कुछ मिला, मेरे डर के लिए एक निशाना। ओनी पुराना था, मैं इसे 1 किलोमीटर दूर से भी देख सकता था। फिन स्मूथ नहीं था, फिन अपने ऊपर के किनारे के साथ स्कार्ड था, 3 जगहों पर कटा हुआ, रैगेड। जो भी यह जानवर था इसने अपने ही आकार की दूसरी चीजों के साथ लड़ाइयों की एक लंबी जिंदगी सर्वाइव की थी। यह सालों से लड़ाइयां जीत रहा था। मेरे पास तैयार होने के लिए 30 सेकंड थे। मैं हिला। मैंने दोनों हार्पून्स उठाए जहां वे मास्ट के खिलाफ टिके थे और लाइंस को एक बार और चेक किया। दोनों किचन प्लेटफॉर्म से एंकर्ड, दोनों डेक पर सपाट कॉइल किए हुए ताकि वे टैंगल ना हो। मैंने हैमर उठाया और उसे अपने वेस्ट बैंड में टक किया। मैंने रस्टेड नाइफ उठाया और उसे दूसरी तरफ टक किया। मैंने सुनिश्चित किया कि मेटल पीस और फ्लिंट और स्टील वाला क्लॉथ पाउच अभी भी मेरी कमर के खिलाफ कसकर बंधा हुआ था। मैंने राफ्ट के वेस्टर्न एज पर एक पोजीशन ली जहां ओशी देख रहा था। मैं नीचे झुक गया। डबल्ड हल इस पोजीशन से मेरे घुटनों तक आता था। हल के नीचे पेरीमीटर स्टेक्स बाहर और नीचे वाटर में पॉइंटेड थे। स्टेक्स के नीचे नेट कर्टन फ्रिंज की तरह लटक रहा था। मैंने इंतजार किया। ओनी को आने में लंबा समय लगा। धीमा हिस्सा लगभग अटैक से भी बदतर था। मैं वेस्टर्न एज पर गीले प्लैंक्स पर घुटनों के बल बैठा रहा जो 1 घंटे जैसा लगा, फिर इनको छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में बड़ा होते देखते हुए, जबकि एओशी मेरे बगल में वाटर में पूरी तरह स्थिर रहा और कामे मेरे पीछे प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह स्थिर रही। हम तीनों एक ही बिंदु को होराइजन पर देख रहे थे, उस पल का इंतजार कर रहे थे जब दुनिया बहुत तेजी से चलना शुरू करने वाली थी। मेरे पास सोचने का समय था। मैं सोचने का समय नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास था। मैंने टोक्यो में ट्रक के बारे में सोचा, उस तरह के बारे में कि कैसे अंधेरा बिना किसी वार्निंग
वार्निंग के मर्चेंट वार्निंग के मुझ पर आ गया था, इस बारे में कि किसी सेंस में इस राफ्ट पर अपनी आंखें खोलने के बाद से मेरी जिंदगी का हर सेकंड बोरोड टाइम था, समय जो मुझे बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। इस तथ्य के बारे में कि अगर मैं यहाँ इस सुबह मर जाता तो मैं मरता हुआ कुछ ऐसा बना चुका होता, अपने हाथों से पहली बार अपनी जिंदगी में एक घर, एक सिस्टम, 2 जानवरों के साथ एक छोटी पार्टनरशिप जिन्होंने तय किया था कि मैं जिंदा रहने लायक हूँ। और ये उससे ज्यादा था जो मेरे पास 28 सालों में एक ऑफिस में शिंजुकू में सैलरी मैन होने में था। मैंने सोचा मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा हाँ तुम हो सकते हो। फिर मैंने सोचा मैं फिर भी यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। फिर करीब के वाटर के किनारे तक पहुंच गया, शायद 200 मीटर बाहर। औशी ने एक बार क्लिक किया, तेज छोटा वार्निंग क्लिक, और डाइव किया। ओनी का पहला पास एक सर्कल था। ये राफ्ट के चारों ओर लगभग 50 मीटर की दूरी पर आया। धीमा विशाल शरीर सरफेस के ठीक नीचे क्रूज करता हुआ। अब मैं उसकी आउटलाइन देख सकता था। सिर किसी भी शाख से चौड़ा था जिसे मैंने कभी डॉक्यूमेंट्री में देखा था। सिर के किनारे पर आंख मेरी मुट्ठी के आकार की थी, डार्क और वेट और ओल्ड। उसके शरीर के किनारे पर कहीं गिल्स के पास से लेकर टेल के बेस तक एक लंबा पेल स्कार था। एक और लड़ाई का स्कार, एक लड़ाई जिसे ओनी ने सरवाइव किया था। दोनों फ्लैंक्स उन तरीकों से मार्क थे जिन्हें मैं अब समझ गया था कि ट्रॉफी मार्क्स थे। पीढ़ियों की लड़ाइयां, पीढ़ियों की जीत। ये 2 बार सर्कल किया। ये मुझे स्टडी कर रहा था, ये राफ्ट को स्टडी कर रहा था। फिर इसने सर्कल करना बंद किया और मुड़ा और मेरी तरफ आया। पहला अटैक सीधा वेस्ट से अंदर आया। ये तेजी से चला, उससे कहीं ज्यादा तेजी से जितना इतना बड़ा कुछ चलने में सक्षम होना चाहिए। इसके सामने का वाटर एक वेव में बल्ज हुआ जब यह एक्सेलरेट हुआ। मैं इसके शरीर का वाइब्रेशन अपने घुटनों के नीचे प्लैंक्स के थ्रू महसूस कर सकता था, इससे पहले कि यह हिट करे। मैंने अपने पैर जमाए, पहले हार्पून पर अपनी पकड़ टाइट की और इंतजार किया। यह पेरीमीटर स्टेक्स से टकराया। वेस्टर्न साइड के 3 स्टेक्स ने चार्ज की पूरी ताकत ली। मैंने वुड क्रैक की आवाज सुनी। मैंने पूरे राफ्ट को इंपैक्ट से पीछे झटका खाते हुए महसूस किया, सरफेस पर शायद 2 मीटर तक स्लाइड करते हुए। मैंने 1 सेकंड के लिए अपना फुटिंग खो दिया और डेक पर एक हाथ से खुद को संभाला। मेरे ऊपर कामे चिल्लाई, लेकिन स्टेक्स मुश्किल से टिके रहे। उनमें से 2 लैशिंग पर स्नैप हो गए। तीसरा सेंट्रल वाला ओनी के साइड में गिल्स के ठीक पीछे घुस गया और फंस गया। मैंने इसे होते देखा। मैंने वुड को महान ग्रे फ्लैंक में गायब होते देखा और वुंड के आसपास वाटर में डार्क फ्लूइड फैलते हुए देखा। ओनी मुड़ा दूर, स्टेक अंदर ही रहा। ओनी ने एक आवाज निकाली, रोर नहीं, शार्क्स रोअर नहीं कर सकते, लेकिन एक लो रंबलिंग थंप जो मैंने वाटर और प्लैंक्स के थ्रू महसूस किया। एक जानवर के दर्द की आवाज, एक ऐसे शरीर द्वारा बनाई गई जो इतना बड़ा था कि दर्द को फिजिकली ब्रॉडकास्ट कर सके। ये शायद 20 मीटर पीछे खींचा, सर्कल किया। स्टेक अभी भी उसके साइड में था। डार्क फ्लूइड अब उसके पीछे वाटर में ट्रेल कर रहा था। फिर यह डाइव किया। मुझे पता था कि यह क्या करने वाला था। मैं इसके आकार को देखने के पल से ही इससे डर रहा था। ये नीचे से ऊपर आने वाला था। मैं राफ्ट के सेंटर की ओर भागा और खुद को ब्रेस किया। मैंने हार्पून को दोनों हाथों में पकड़ा और उसे रेडी रखा। ओशी भी कहीं नीचे था। मुझे पता था कि जैसे ही ओनी ने चार्ज किया था वह डाइव कर गया था और तब से मैंने उसे नहीं देखा था। मुझे उस पर ट्रस्ट करना था, करने के लिए और कुछ नहीं था। हिट सदर्न एज के नीचे से आया। ये मैसिव था। पूरा राफ्ट ऊपर उठा और ट्विस्ट हुआ। सदर्न साइड लगभग 1 मीटर वाटर से ऊपर उठा और वापस स्लैम हुआ। मैं फैल गया। हार्पून मेरे हाथ से उड़ गया और डेक पर क्लैटर हुआ। स्मोकिंग रैक झुक गया और टूट गया। कामे कहीं फिर से चीखी और हवा में उड़ गई, अपने विंग्स को जोर से बीट करते हुए। मैं अपने हाथों और घुटनों पर लुढ़का और सदर्न एज के ऊपर देखा। नेट। ओनी ने नेट को हिट किया था। मैश उसके हेड और उसके एक फ्रंट फिन्स के चारों ओर रैप हो गया था और अब ओनी वाटर में थ्रैश कर रहा था और नेट उस पर ड्रैग कर रहा था। उसे रोकने के लिए काफी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसे कंफ्यूज करने के लिए काफी, उसके मूवमेंट्स को क्लेमी बनाने के लिए काफी। स्टेक वुंड से डार्क फ्लूइड उसके आसपास वाटर को क्लाउड कर रहा था। उसका बॉडी इतना लंबा था कि मैं उसका अधिकांश ऊपर से देख सकता था, ग्रे और पेल बेलीड और ट्विस्टिंग। ओशी साइड से अंदर आया। वह तेज आया, फुल स्पीड, हेड डाउन, और उसने ओनी को उसी जगह हिट किया जहां स्टेक पहले से ही धंसा हुआ था। उसने उसे और डीपर ड्राइव किया। स्टेक पूरा अंदर चला गया और ओनी ने फिर से रंबलिंग पेन साउंड बनाई, इस बार ज्यादा लाउड, और उनके आसपास का वाटर डार्क हो गया। मैंने डेक से हार्पून उठाया। मेरे पास इसे सही करने का एक चांस था। हार्पून लाइन किचन प्लेटफॉर्म से एंकर्ड थी। मेरे पास शायद 10 मीटर स्लैक था। ओनी लगभग 8 मीटर दूर था, आधा नेट में टेंगल्ड, आधा अपने साइड पर ओशी के हिट से। आई ऊपर की ओर था। आई मुट्ठी के आकार का था और डार्क था और अब भी कुछ नहीं देख रहा था पेन की वजह से। मैंने अपने पैर डबल्ड हल पर जमाए और फेंका। मैंने अपनी जिंदगी में कभी स्पीयर नहीं फेंका था। मेरे पास कोई टेक्निक नहीं थी। मेरे पास केवल यह सर्टेनिटी थी कि यह वही एक चांस था जो मुझे मिलने वाला था। मैंने अपने पास जितनी भी स्ट्रेंथ थी उसका हर ग्राम थ्रो में डाल दिया और हार्पून को वाटर के पार एक फ्लैट आर्क में सेल करते हुए देखा और ओनी के बॉडी पर आई के ठीक पीछे उसके हेड के साइड में गिरते देखा। आयरन पॉइंट अंदर धंस गया। ये बाउंस नहीं हुआ, ये स्लाइड नहीं हुआ, एंगल सही था और उस जगह बोन पतली थी और हार्पून अंदर चला गया और लाइन टॉट हो गई और मेरे पीछे किचन प्लेटफॉर्म शटर हुआ। जब रोप ने उस सारे वेट का स्ट्रेन लिया, ओनी कन्वल्स हुआ। ये साइडवेज थ्रैश हुआ एक ऐसी फोर्स के साथ जिसने लगभग किचन प्लेटफॉर्म को राफ्ट से उखाड़ दिया। रोप गूंजी, प्लेटफॉर्म क्रीक हुआ। मैंने रोप को दोनों हाथों से पकड़ा ताकि एंकर से कुछ स्ट्रेन हटाऊं और रोप एक ही सेकंड में मेरी हथेलियों के थ्रू जल गई, दोनों हाथों पर 2 लाल लाइंस छोड़ते हुए। मैंने छोड़ दिया और उसकी जगह दूसरा हार्पून पकड़ा। मेरे ऊपर कामे आसमान से नीचे आई जैसे एक फेंका हुआ पत्थर। उसने ओनी की
गुड आई पर हिट किया। वह इसके लिए इंतजार कर रही थी। वह पूरे समय हमारे ऊपर सर्कल कर रही थी, अपने उस एक रूइंड विंग के साथ जो मैंने कभी देखा था उससे तेज फ्लैप कर रहा था। और वह देख रही थी और उसने वह पल देखा जब ओनी का हेड ऊपर की ओर मुड़ा और वह हवा से उस पर नीचे आई। उसने अपनी बीक से आई पर हिट किया, शार्क की दूसरी आई। ओनी ब्लाइंड हो गया। मैं यहाँ सावधान रहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये होते देख रहा था और मैं अभी भी पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि मैंने क्या देखा। आई बहुत बड़ा था, कैमी की बीक बहुत शार्प थी। ओनी के हेड के आसपास वाटर में एक अचानक क्लाउड था। इस बार डार्क वुंड फ्लूइड नहीं बल्कि कुछ ज्यादा क्लाउडी, पेलर। और उसके बाद ओनी का बॉडी एक अलग तरीके से मूव करना शुरू कर दिया। अब राफ्ट की ओर नहीं, ओशी की ओर नहीं, किसी स्पेसिफिक चीज की ओर नहीं, ये एक साथ सभी डायरेक्शंस में थ्रैश कर रहा था। अपने विशाल टेल से खाली वाटर पर स्वीप कर रहा था। अपने जोज को किसी चीज पर नहीं स्नैप कर रहा था। ये ब्लाइंड था। ओशी ने मेरे समझने से पहले समझ लिया। वह थ्रैशिंग ओनी के वेस्टर्न साइड पर ऊपर आया और उसने क्लिक्स और विसल्स की एक सीरीज बनाई जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। फास्ट, अर्जेंट, लगभग कमांड्स जैसी। और फिर उसने धक्का देना शुरू किया। उसने ओनी को दक्षिणी खूंटों की तरफ धक्का दिया। उसने अपना सिर और अपना पूरा शरीर और धारा के प्राकृतिक बहाव का यूज किया और उसने अंधे शार्क को बेड़े के उस किनारे की तरफ मोड़ा जहां पेरीमीटर डिफेंस सबसे घना था। ओनी को नहीं पता था क्या हो रहा था। ओनी उछल रहा था और काट रहा था और दर्द उसकी बाकी सभी इंद्रियों पर हावी हो रहा था और वह उसी एक ठोस चीज का पीछा कर रहा था जिसे वह अपने शरीर के खिलाफ महसूस कर सकता था, जो था ओशी, जो साइड से धक्का दे रहा था। मैंने देखा क्या हो रहा था और मैं दूसरे हार्पून के लिए भागा और डेक के पार दक्षिणी किनारे तक दौड़ा। ओनी ने अपने शरीर की ज्यादातर लंबाई के साथ दक्षिणी खूंटों को टक्कर मारी। 6 खूंटे उसके पहलू में धंस गए। उनमें से कुछ टूट गए, उनमें से 3 टिके रहे। शरीर मुड़ा डबलड हुल के खिलाफ और बेड़ा बल से साइड में झुक गया और वाटर दक्षिणी किनारे से ऊपर आया एक लहर में जिसने मुझे छाती तक भिगो दिया। मैं किनारे के ऊपर झुका, दोनों हाथों में दूसरे हार्पून के साथ, और मैंने नीचे देखा उस विशाल धूसर सिर को जो मेरे नीचे झाग में मरोड़ रहा था। और मैंने वह जगह चुनी जहां मुझे लगा कि दिमाग था, अंदाजा लगाते हुए, बस अंदाजा लगाते हुए, आधी याद की हुई शार्क एनाटॉमी के डायग्राम से काम करते हुए जो मैंने सालों पहले इंटरनेट पर देखे थे। और मैंने दूसरे हार्पून को नीचे धंसा दिया जो कुछ भी मेरे पास बचा था उसके साथ। नोक सिर के पीछे घुस गई जहां रीढ़ होती किसी भी ऐसे जीव में जिसमें रीढ़ होती है। ओनी स्थिर हो गया, एक साथ नहीं, एक लंबी कंपी थी जो उसके पूरे शरीर में दौड़ी। सिर से जहां मेरा दूसरा हार्पून धंसा था से लेकर विशाल पूंछ के सिरे तक उछलना धीमा हो गया। जबड़े चलते रहे लेकिन धीमे। शरीर वाटर में ढीला पड़ गया दक्षिणी खूंटों के खिलाफ। फिर वह रुक गया। पूरा ओशन शांत था। मैं बहुत जोर से सांस ले रहा था और मैं उसे सुन सकता था। मैं ओशी को धीरे से क्लिक करते सुन सकता था वाटर में। मैं कामे के पंखों को सुन सकता था जब वह वापस किचन प्लेटफॉर्म पर उतरी एक छोटे भद्दे धप्पे के साथ। मैं वाटर को बेड़े के खिलाफ थपथपाते सुन सकता था। सामान्य वाटर की आवाजें, नियमित वाटर की आवाजें, उस तरह की आवाजें जो तुम सुनते हो जब अब कुछ भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता। मैं गीले डेक पर बैठ गया। मैं वहां लंबे समय तक बैठा रहा। जब मैंने फिर ऊपर देखा, सूरज उससे ऊंचा था जितना वह था जब यह शुरू हुआ था। शायद 1 घंटा बीत गया था, शायद 2। मुझे कोई असली एहसास नहीं था कि लड़ाई ने कितना समय लिया। ओनी का शरीर अभी भी बेड़े के दक्षिणी किनारे के खिलाफ फंसा हुआ था, अब वहां बंधा हुआ मेरे अपने हार्पून रस्सियों से और उन पेरीमीटर खूंटों से जो नहीं टूटे थे, और उस नेट से जो अभी भी उसके सिर और आगे के पंखों के चारों ओर लिपटा था। वह बेड़े से लंबा था। मैंने जांचा। मैं उसकी लंबाई के साथ चला दक्षिणी किनारे पर, और ओनी का शरीर मेरे बेड़े के पश्चिमी कोने से लगभग 2 मीटर आगे तक फैला हुआ था। एक जीव जो मेरे घर से लंबा था, मृत, एक आदमी और एक पक्षी और एक डॉल्फिन द्वारा मिलकर मारा गया। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, अपने हाथों को अपनी गोद में रखकर, और मैं कांपने लगा। ठंड से नहीं, बाकी सबसे। कांपना लंबे समय तक चला और मैंने उसे होने दिया। मैंने उसे कमाया था। ओशी बेड़े के साइड के पास आया और क्लिक किया। मैंने हाथ बढ़ाया और उसका सिर ऊपर से छुआ और उसे वहीं रखा। मैंने कुछ नहीं कहा। उसे मेरी जरूरत नहीं थी कहने की। वह लंबे समय तक बेड़े के किनारे पर रहा, धीरे धीरे सांस लेते हुए उस ब्लो होल से जिसे मैं अब सुबह की रोशनी में साफ देख सकता था। उसके शरीर का साइड उठता और गिरता डबलड होल के खिलाफ के मेरे पास कूदी और एक धीमी खरखराहट की जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। शिकायत वाली नहीं, एक अलग, एक शांत वाली। उसने अपना सिर मेरे पैर से टकराया। मैंने उसके अच्छे पंख को सहलाया। उसने मुझे करने दिया। हम तीनों ऐसे ही चुप्पी में लंबे समय तक रहे। फिर मैं उठा, ओनी के शरीर से निपटने के लिए, क्योंकि वह शरीर अब सबसे बड़ा एकल रिसोर्स का टुकड़ा था जो मैंने इस दुनिया में कभी देखा था, और मैं उसका कोई भी हिस्सा बर्बाद नहीं करने वाला था। मैंने उस दोपहर काटना शुरू किया। त्वचा जंग लगी, नाइफ से पट्टियों में उतरी। त्वचा कठोर थी, मछली की त्वचा से बहुत ज्यादा कठोर, और मोटी और छोटे खुरदरे स्केल्स के पैटर्न से भरी हुई जो उसे मेरे हाथ के नीचे सैंड पेपर जैसा महसूस कराते थे। मैंने एक पट्टी काटी, लगभग 2 मीटर लंबी एक पहलू से, और उसे डेक पर सुखाने के लिए फैलाया। वह सेल मटेरियल बनाएगी, उसे बेहतर सेल मटेरियल जो मेरे पास था, मजबूत, नमक प्रतिरोधी, फटने प्रतिरोधी। सिस्टम ने पिंग किया, रेसिपी अनलॉक, रीइंफोर्स्ड सेल, रेसिपी अनलॉक, टो क्लोथिंग। मांस बाहर निकला गहरे लाल स्लैब्स में, इतना ज्यादा कि मेरे पास कोई तरीका नहीं था इसे सब एक दिन में प्रोसेस करने का। मैंने इसके बेस्ट हिस्से को काटा, रीढ़ के पास पीठ का मांस लंबी पतली स्ट्रिप्स में, और उन्हें दोबारा बनाए स्मोकिंग रैक पर रखना शुरू किया। मैंने इसमें से कुछ को नमक लगाया, उस नमक से जो डेसैलिनेटर बाउल्स के अंदर से स्क्रैप किया था। बाकी मांस को मैंने चंक्स में काटा और एक बैरल में पैक किया जो मैंने स्टोरेज के लिए साफ किया था। ओनी के शरीर
में इतना मांस था कि मुझे महीनों तक खिला सकता था। दांतों को मैंने खींचा जंग लगे चाकू और हथौड़े से महान जबड़े से एक एक करके बाहर निकालते हुए। हर एक मेरे अंगूठे जितना लंबा था। मेरे पास जो कुछ भी था उससे ज्यादा तेज। मैंने उन्हें किचन टेबल पर लाइन में लगाया और 43 गिनने तक गिनती की, फिर रुक गया। रेसिपी अनलॉक्ड, शार्प पॉइंट्स। हड्डियों को मैं बाद में हैंडल करूंगा। वे टूल्स और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और वेपन्स और फ्रेम्स बनने वाले थे उन चीजों के लिए जिनके बारे में मैंने अभी सोचा भी नहीं था। लिवर था प्राइज। मैंने इसे पाया जब मैंने बॉडी कैविटी में और गहराई से काटा लेट आफ्टरनून में। इस साइज के शार्क का लिवर विशाल था, मेरे टोर्सो से बड़ा गहरा और घना और ओनेल से टपकता हुआ। मैंने इसे पीसेज में काटा और शाम को आग पर पॉट में रेंडर किया। शुद्ध शार्क लिवर ओनेल रेंडरिंग से बाहर निकला डार्क गोल्डन फ्लूइड की स्लो ट्रिकल जो मैंने क्लीन कंटेनर में पकड़ा। रेसिपी अनलॉक्ड, ओनेल लैंप। रेसिपी अनलॉक्ड, साबुन। अब मुझे रात में लाइट मिलेगी, मैं ठीक से वॉश कर पाऊंगा। व्यक्ति होने के 2 और पीसेस। मैंने सूरज ढलने तक काम किया। फिर मैंने एक छोटा कपड़ा जलाया एक क्ले डिश में जो मैंने ब्रोकन पॉटरी से बनाया था। नए ओनेल में भिगोकर और पूरे अंधेरे तक मेरे पास वर्किंग ओनेल लैंप था। लैंप ने किचन प्लेटफॉर्म को, टेबल को और अगले जोन में बेड के किनारे पर कामे के स्लीपिंग स्पॉट को रोशन किया। सॉफ्ट वार्म लाइट। इस राफ्ट पर पहली आर्टिफिशियल लाइट जो मुझे मिली थी उस दिन से जब मैं मरा था। मैं लैंप के पास बैठा और स्मोक्ड मीट की एक स्ट्रिप खाई स्मोकिंग रैक से जो स्लो हीट से पहले ही हाफ क्योर्ड हो चुकी थी, और कामे को रात के लिए सेटल होते देखा। ओशी कहीं राफ्ट के बगल में पानी में था, रेस्ट कर रहा था। मैं उसके सांस लेने की आवाज सुन सकता था हर कुछ मिनट में प्लैंक्स के थ्रू। मैं ओनी के शरीर के पास एक बार और गया सोने से पहले। मैंने लास्ट पार्ट को टाल रखा था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मुझे क्या मिलने वाला है। स्टमक। मैंने स्टमक में काटा जंग लगे चाकू से और कंटेंट्स डेक पर बह निकले हाफ डाइजेस्टेड मैटर की स्लिक में, और मैंने लैंप को और करीब रखा और इसे सॉर्ट करना शुरू किया। हड्डियां। पहली चीज जो मुझे मिली वो हड्डियां थी। एनिमल हड्डियां, फिश हड्डियां, कुछ की लंबी कर्व्ड रिब जो डॉग के साइज की थी, कामे जैसी सीबर्ड की छोटी स्कल, फिर ह्यूमन हड्डियां। मैंने पहले ह्यूमन जॉबोन पाया। ये अनमिस्टेकेबल था। इसका शेप, छोटे फ्लैट दांत अभी भी बोन के कर्व में सेट थे। फिर स्कल का एक पीस ब्रोकन, फिर फीमर मिडिल के पास स्नैप्ड, एक बॉडी से नहीं कई से। एक व्यक्ति को फिट करने से ज्यादा फीमर्स थे। 2 स्कल फ्रेगमेंट्स थे जो एक दूसरे से मैच नहीं करते थे। ओनी ने लोगों को खाया था, मल्टीपल लोगों को। कितने लंबे समय में मैं बता नहीं सकता, सालों शायद, दशकों शायद। ये एक ओल्ड शार्क था। ये इन वाटर्स में बहुत लंबे समय से हंट कर रहा था, और जब ये मेरे जैसे राफ्ट्स पर ह्यूमन सर्वाइवर्स को पाता था तो उन्हें खा जाता था। वो नोट इन द बोतल जो डेड मैन से था, जिसे ओशी ने हफ्तों पहले मुझे लाया था, बिग शैडोज से सावधान रहना। वे 3rd वीक पर आते हैं। वह इनमें से एक व्यक्ति से था। वह मेरे पहले का सर्वाइवर था। उसने मुझे वार्न किया था। वह मेरी 3rd वीक के बारे में गलत भी था क्योंकि मैं अपनी 3rd वीक से आगे निकल चुका था और ओनी अब जस्ट आया था, या शायद वह सही था और मैं बस उससे ज्यादा लकी था। मैं सॉर्टिंग जारी रखा। हड्डियों के बीच मुझे कुछ और मिला। यह हैंड्स द्वारा बनाया गया था। मेटल का एक पीस ओवल, थोड़ा बड़ा पहले मेटल टोकन से जो ओशी मुझे लाया था। वही स्ट्रेंज ग्रे इश कलर, वही अनरस्टेड सरफेस। एक साइड पर एनग्रेव्ड उसी तरह की अननोन राइटिंग के साथ, लेकिन अलग मार्किंग्स, अलग वर्ड्स, अलग मैसेज। और मेटल के चारों तरफ टैंगल्ड डाइजेस्टिव मैटर से चिपका हुआ एक स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ था। क्लॉथ, सैल से फैब्रिक नहीं, कैनवास नहीं, किसी डेड मैन के राफ्ट से, किसी के कपड़ों का स्क्रैप नहीं। वूवन क्लॉथ, वो तरह का क्लॉथ जो उन लोगों द्वारा बनाया जाता है जिनके पास लूम्स और डाई और पैटर्न्स हैं। स्ट्रिप छोटी थी, शायद मेरे हाथ के साइज की, और उस पर पैटर्न था लाल और गहरे नीले स्ट्राइप्स की सीरीज जो रेगुलर बैंड्स में अल्टरनेटिंग थी। डेकोरेटिव इंटेंशन के साथ बनाया गया, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया जो क्लॉथ कैसा दिखता है इसकी परवाह करता था। हैंड्स द्वारा बनाया गया, एक व्यक्ति द्वारा पहना गया, एक व्यक्ति जो हाल ही में जिंदा था कि क्लॉथ अभी भी क्लॉथ था और पल्प नहीं बन गया था। मैंने मेटल पीस को एक हाथ में और क्लॉथ की स्ट्रिप को दूसरे हाथ में पकड़ा, और मैं अपने राफ्ट के डेक पर बहुत स्टिल खड़ा रहा, सॉफ्ट येलो लाइट में ओनेल लैंप की। कोई व्यक्ति जो पैटर्न्ड क्लॉथ बुन सकता था उसे ओनी ने खा लिया था। हाल ही में इसका मतलब था कि व्यक्ति इन वाटर्स में था, जिंदा, कपड़ों के साथ, लिखित भाषा के साथ और मेटल को रिफाइन करने की क्षमता के साथ। और फिर पिछले हफ्तों या महीनों में वे महान शार्क के साथ समुद्र के उसी पैच में पहुंच गए थे और महान शार्क ने जीत हासिल की थी। मैंने अपनी उंगलियों को दोनों ऑब्जेक्ट्स के चारों ओर बंद किया। यहाँ लोग थे, रियल लोग जो क्लॉथ और मेटल और राइटिंग के साथ कहीं रहते थे, लोग जो बहुत हाल तक जिंदा थे जब तक वे किसी ऐसी चीज से टकरा नहीं गए जिससे वे लड़ नहीं सकते थे। मैंने बस उस चीज को मार दिया था। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, लैंप जलते हुए मेरे सामने और 2 आर्टिफैक्ट्स मेरे हाथों में, और मैं अपने राफ्ट के एज के पास डार्क वाटर में बाहर देखा। ओशी डार्क में कहीं सरफेस हुआ और एक सॉफ्ट कंटेंटेड क्लिक किया, फिर दोबारा नीचे चला गया। कामी पहले ही सो चुकी थी, अपना सिर अपने पंख के नीचे रखकर। कल मुझे बहुत सारे डिसीजन लेने थे। आज रात मैं बस लैंप और हड्डियों और क्लॉथ और मेटल के साथ बैठा और कोशिश की समझने की उस दुनिया का साइज जो अब भी मेरे सामने खुली थी। मैं अगली सुबह अलग दुनिया में जागा। मैं इसे अपनी आंखें खोलने से पहले जानता था। मैं इसे महसूस कर सकता था जिस तरीके से मेरा शरीर बेड पर लेटा था, न ब्रेस्ट न कर्ल्ड, बस लेटा हुआ। हफ्तों से सब कुछ के नीचे चलता रहा, कांस्टेंट लो। हम ऑफ फियर गायब हो गया था। मैं इसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर सकता था जिस तरीके से आप नॉइज की गैर मौजूदगी महसूस करते हो जो आपने सुनना बंद कर दिया था क्योंकि वह हमेशा वहां था। मैं स्लोली बैठ गया। मेरे शरीर की हर मसल दर्द कर रही थी। मेरी हथेलियां 2 रो रेड लाइंस थीं जहां कल रस्सी ने उन्हें जला दिया था। मेरा दायां कंधा हार्पून थ्रो से डीप एंच में था। मेरे माथे पर एक कट था जिसके बारे में
में मुझे याद नहीं था। मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं थी। ओनी का शरीर अभी भी राफ्ट के साउथर्न साइड से लश था। मॉर्निंग लाइट में ये कल से छोटा दिख रहा था, इसलिए नहीं कि ये सिकुड़ गया था, बल्कि इसलिए कि कल ये डीप का गॉड था जो मेरे लिए आ रहा था, और अब ये मीट और बोन और मटेरियल और एक स्टोरी था जिसे मैं बता सकता था। मृत हमेशा जिंदा से छोटे होते हैं। मैं पहले शावर के पास गया। मैंने शावर को साउथर्न कॉर्नर पर रिबिल्ड किया था रिबिल्डिंग वीक के दौरान। ऊपर का टैंक न्यू डेसैलिनेटर से लगभग फुल था। मैं उसके नीचे खड़ा हुआ और पैग खींचा और वार्म वाटर को अपने सिर, कंधों और पीठ पर आने दिया, और मैंने अपनी आर्म्स और चेस्ट को अपने हाथों से स्क्रब किया जब तक कल रात का ड्राइड ब्लड और सॉल्ट एंड ओनी के स्टमक कंटेंट्स का स्लिक रन ऑन ऑफ में निकल नहीं गया। मैंने अपना चेहरा ट्रिकल में ऊपर रखा और इसे अपनी बंद आंखों से नीचे और मुंह में बहने दिया। अब मेरे पास साबुन था। मैंने पहला पीस उसी सुबह बनाया, बाकी सबसे पहले, जबकि टैंक में वाटर अभी भी वार्मिंग अप था। मैंने ओनी के लिवर ओनेल की छोटी मुट्ठी को फायर की ऐश के साथ वुडन बाउल में रेंडर किया, जिस तरीके से मुझे आधा याद था एक डॉक्यूमेंट्री से जो मैंने बहुत समय पहले देखी थी। और मैंने मिक्सचर को अपनी उंगलियों से वर्क किया जब तक यह थिक ग्रे पेस्ट नहीं बन गया जो अपनी शेप को पूरी तरह होल्ड नहीं करता था, लेकिन जब मैं इसे अपनी स्किन पर रगड़ता तो लेदर करता था। क्रूड फिश जैसी खुशबू, लेकिन यह साबुन था, रियल साबुन, वो तरह का जो डर्ट को ठीक से निकालता था बजाय सिर्फ रिंस करने के। मैंने अपना पूरा शरीर इससे धोया शावर टैंक से स्लो ट्रिकल के नीचे। जब मैं शावर के नीचे से बाहर निकला, मैं ट्रक के बाद से जितना क्लीन था उससे ज्यादा क्लीन था। मेरी स्किन अभी भी रो और वेदर बीटन थी, और मेरे बाल एक मैस थे, और मैं अपनी ओल्ड लाइफ से ज्यादा थिन था। मैंने इस राफ्ट पर वेट लॉस्ट किया था। फिश और बीन स्प्राउट्स वो डाइट नहीं थी जिस पर मैं बड़ा हुआ था, लेकिन मैं क्लीन था। कामी ग्रीन हाउस रूफ पर खुद को सनिंग कर रही थी। उसने अपने पंखों को चौड़ा फैला रखा था लाइट पकड़ने के लिए, जिस तरीके से सीबर्ड्स करते हैं जब उन्हें अपने पंखों से साल्ट ड्राई करना होता है। और वह पहली बार लग रही थी जब से मैं उससे मिला था जैसे एक हेल्दी बर्ड। क्रोकेड विंग अभी भी क्रोकेड था, लेकिन पंख फुल और ओनेल्ड थे, और वह बैड विंग को गुड वाले जितना चौड़ा होल्ड कर रही थी। और मॉर्निंग लाइट में फर्क लगभग इनविजिबल था। ओशी राफ्ट के बगल में था। उसने राफ्ट के बगल में पूरी रात रहने वाला था, मुझे लगता है। वह सरफेस हुआ जब उसने मुझे देखा और एक लंबा कंटेंटेड क्लिक किया और अपने साइड पर रोल हो गया ताकि एक आंख ऊपर मेरी तरफ देख रही हो। मैं गया ऊपर और एज पर क्राउच किया और अपना हाथ उसके सिर के साइड पर रखा। उसने मेरी हथेली के खिलाफ ऊपर पुश किया। हम कुछ देर तक ऐसे ही रहे। मैंने ब्रेकफास्ट बनाया किचन टेबल पर, स्मोक्ड ओनी मीट। कल की स्ट्रिप्स अब प्रॉपर्ली क्योर्ड हो चुकी थी रैक पर एक रात के बाद, और न्यू ग्रीन हाउस से बीन्स का एक छोटा बाउल, पहली बीन्स जो मैं सीड बैरल के बाद हार्वेस्ट तक उगा पाया था। मैंने खाया अपनी स्टूल पर, टेबल पर बैठकर, कामी टेबल के दूसरे एंड पर अपनी शेयर ऑफ मीट खाते हुए, और ओशी नीचे वाटर में सॉफ्टली क्लिक करते हुए। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट मील था। मैं एक्सैगरेट नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी में कभी कोई मील नहीं था जिसमें योकोहामा में मेरी माँ और पिता के साथ ओल्ड लाइफ में खाए। किसी भी मील को शामिल करके, या शिंजुकू में वर्क के बाद फ्रेंड्स के साथ किसी भी डिनर को, या किसी भी रेयर टाइम्स को जब मैं रियल रेस्टोरेंट गया था कुछ स्पेशल के लिए, कि मेरे राफ्ट के डेक पर उस सिंपल ब्रेकफास्ट के करीब आ सके, डीप के डेमन को मारने के अगली सुबह। मैं टेबल पर लंबे समय तक बैठा रहा खाना खत्म करने के बाद। मैं कुछ के बारे में सोच रहा था जिस तरीके से आप सोचते हो जब आपने अभी तक ये एडमिट करने का फैसला नहीं किया कि आप उसके बारे में सोच रहे थे। मैं मेटल पीस और क्लॉथ की स्ट्रिप के बारे में सोच रहा था। मैंने दोनों को किचन टेबल पर अपने खाने के बगल में लेआउट किया था। 2 मेटल टोकन्स ओशी वाला जो मुझे लाया था और ओनी के स्टमक वाला साइड बाय साइड बैठे थे। वूवन क्लॉथ की स्ट्रिप अपनी रेड और डार्क ब्लू स्ट्राइप्स के साथ उनके नेक्स्ट फोल्डेड थी। मैं सोच रहा था कि दिन यहाँ से कैसा दिखता है। मेरे पास एक फोर्ट्रेस थी। मेरे पास महीनों तक चलने वाला फूड था। मेरे पास 3 वर्किंग डेसैलिनेटर्स थे जो मुझे जरूरत से ज्यादा वाटर बना रहे थे। मेरे पास एक बर्ड थी जो उड़ सकती थी और एक डॉल्फिन जो स्विम कर सकती थी, और दोनों के साथ एक रिलेशनशिप जो अब कॉम्बैट और हेल्थ से टेस्ट हो चुकी थी। मेरे पास एक छोटा नया गार्डन था जो एक्चुअल फूड प्रोड्यूस कर रहा था। मेरे पास साबुन था। मेरे पास एक लैंप था जो पूरी रात जल सकता था। मेरे पास 2 हार्पून्स और एक हैमर और एक नाइफ और 43 दांत थे इन वाटर्स के सबसे बड़े प्रीडेटर के पॉइंट्स और टूल्स में बदलने के लिए तैयार। मैं यहाँ रह सकता था। मैं इस राफ्ट पर लंबे समय तक रह सकता था, शायद फॉरएवर। मॉर्निंग में फिश, आफ्टरनून में गार्डन लैंप को लो जलाते हुए सोना। ओशी छोटे शार्क्स को दूर रखेगा। कामी डेब्रीज के लिए स्काउट करेगी। डेसैलिनेटर्स सूरज उगता रहने तक वाटर बनाते रहेंगे। मैंने एक लाइफ बनाई थी जो सस्टेनेबल थी, जिस तरीके से मेरी ओल्ड सैलरीमैन लाइफ कभी सस्टेनेबल नहीं थी। मैंने कुछ बनाया था जो काम करता था। मैं रह सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं रहने वाला नहीं था। मुझे पता था कि मैं रहने वाला नहीं था उस पल से जब मैंने कल रात ओनी के स्टमक से मेटल टोकन पिकअप किया था। शायद ओशी के पहले वाला मुझे लाने के पल से भी। फैसला कई दिन पहले हो चुका था मेरे अंदर किसी शांत हिस्से में, जिससे मैंने अभी तक बात नहीं की थी। दुनिया में लोग थे, चीजें बनाने वाले लोग, पैटर्न्स में क्लॉथ बुनने वाले लोग, ऐसी लिखित भाषा वाले लोग जो मैंने कभी नहीं देखी। और मैं एक आदमी था। एक आदमी, सर्वाइवर नहीं, सिर्फ एक बॉडी नहीं जो जीवित रहने का तरीका निकाल चुकी हो, और एक
आदमी सिविलाइजेशन के प्रूफ के बगल में रहकर और कभी जाकर उसे देखे बिना नहीं रह सका। मैंने क्लॉथ की स्ट्रिप पिकअप की और मॉर्निंग लाइट में ऊपर होल्ड की। रेड और ब्लू स्ट्राइप्स एक पैटर्न में अल्टरनेट कर रहे थे जो मेरे लिए पूरी तरह अनफेमिलियर था। जापानी नहीं, चाइनीज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी केयर। किसी ने उन कलर्स को चुना था, किसी ने लूम सेटअप किया था और उन बैंड्स को डेलिबरेटली बुना था क्योंकि उन्हें लगा कि स्ट्राइप्स प्लेन व्यू से बेहतर थे। वो केयर इस दुनिया में सबसे ज्यादा ह्यूमन चीज थी जो मैंने छुई थी। डेसैलिनेटर वाटर की रिफ्लेक्शन में अपने चेहरे से ज्यादा ह्यूमन। मुझे उन्हें ढूंढने जाना था, भले वे डेंजरस हो, भले वे ऐसी भाषा बोलते हो जो मैं सीख नहीं सकता, भले वे मुझसे कुछ भी जैसे ना हो। मुझे जाना था और देखना था। मैं टेबल से खड़ा हो गया। कामी मुझे देख रही थी। मुझे लगता है उसे पता था। जानवर चीजें जानते हैं जिस तरीके से भाषा से कोई लेना देना नहीं। उसने अपना सिर मेरी तरफ टिल्ट किया और एक छोटी इंक्वायरिंग रेस की। हम जा रहे हैं, मैंने उससे कहा। मैं तुरंत काम पर लग गया। मैंने मॉर्निंग के ज्यादातर समय उन चीजों को फिनिश करने में बिताया जो राफ्ट मूव करने से पहले फिनिश होने वाली थी। मैंने ओनी के फ्लैंक से स्किन की स्ट्रिप को क्योर्ड किया जो मैंने कल लेआउट की थी। अब यह लगभग ड्राई थी, कैनवास से ज्यादा टफ। एक साइड पर सैंडी और रिज्ड और दूसरे पर स्मूदर, और मैंने इसे रियल सेल के शेप में काटा। मैंने इसे मस्त पर रिग किया। मस्त वही ब्रोकन स्टब था जिसके आसपास मैं पहले दिन से काम कर रहा था, लेकिन मैंने एक लंबा पोल लश करके एक्सटेंशन के रूप में जोड़ा, उसकी हाइट दोगुनी कर दी। नया सेल हवा पकड़ते ही जब मैंने इसे अनफर्ल किया और राफ्ट आधा मीटर आगे झटका खाकर रुक गया, इससे पहले कि मैंने रस्सी पकड़ ली और होल्ड की। ओनी की स्किन का रीइंफोर्स्ड सेल पहले बनाए कैनवास सेल से 3 गुना मजबूत था। यह रियल हवा को होल्ड करने वाला था। मैंने राफ्ट के बैक पर रियल रडर बनाया। अब तक मैं पैडल से स्टीयरिंग कर रहा था जो शॉर्ट ट्रिप्स के लिए काम करता था, लेकिन लॉन्ग वॉयज पर बेकार होता। रडर एक फ्लैट प्लैंक था जो वर्टिकल पोल से लेश था, रियर एज पर वुडन ब्रैकेट में सेट, ताकि मैं मस्त के पास की पोजीशन से इसे टर्न कर सकूं। क्रूड, लेकिन ये मुझे कोर्स होल्ड करने देगा। मैंने सब पैक किया जो पैक होने वाला था। स्मोक्ड मीट 2 बैरल्स में सील्ड लिड्स के साथ चला गया। ड्राइड बीन्स क्लॉथ पाउच में चले गए। वाटर सबसे बड़े सील्ड कंटेनर्स में चला गया जो मेरे पास थे, 3। उनमें लगभग फुल 10 दिन के लिए काफी, भले ही डेसैलिनेटर्स पूरी तरह फेल हो जाएं। मेटल पीसेज और क्लॉथ की स्ट्रिप मेरी वेस्ट बैंड के पाउच में चले गए, फ्लिंट और स्टील के बगल में। हार्पून मस्त के पास रहा। नाइफ मेरी बेल्ट पर, हैमर वेस्ट बैंड में, लैंप और उसके लिए ओनेल किचन में। मैंने कुछ चीजें पीछे छोड़ दी। मैंने स्मोकिंग रैक छोड़ दिया, मैं दूसरा बनाऊंगा। मैंने 2 डेसैलिनेटर्स में बड़ा वाला छोड़ दिया जो डेक से सॉलिडली लश था और अगर इसे अलग करते समय ब्रेक होता तो रिबिल्ड करना मुश्किल होता। मैंने कुछ सबसे हैवी बिल्डिंग मटेरियल छोड़ दिया जो मैंने होर्ड किया था, आयरन रिंग्स और बड़े मेटल पीसेस, क्योंकि मुझे राफ्ट को ट्रैवल के लिए लाइटर बनाना था। चीजें पीछे छोड़ना अजीब था। हर एक ने मुझे हफ्तों का काम दिया था, लेकिन राफ्ट घर था, उसमें की चीजें नहीं, और राफ्ट मेरे साथ आ रहा था। मिड मॉर्निंग तक सब रेडी था। फिर मैं कामे का इंतजार किया। मैंने उसे ऊपर भेजा। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं थी। मैं बस किचन प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ और उसे देखा और आकाश की तरफ पॉइंट किया और छोटा जेस्चर किया जो पिछले हफ्ते से कर रहा था जब मैं चाहता था कि वह स्काउट करे। उसने मुझसे एक बार रैस्प की, मैं थकी हूं और अब भी जागी हूं वाली रैस्प, और फिर उसने अपने पंखों का हाथ डबल फ्लैप करके खुद को एयर में लॉन्च किया और चढ़ गई। वह उससे ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ी जितना मैंने कभी उसे चढ़ते देखा था। मुझे लगता है उसने इंपॉर्टेंस समझ ली थी। मुझे लगता है वह मुझे पैक करते देख रही थी और उसे पता था कि यह मॉर्निंग दूसरी मॉर्निंग से अलग थी। वह ऊपर और ऊपर गई जब तक वह पेल ब्लू के खिलाफ छोटा डार्क मार्क नहीं बन गई और फिर लेवल आउट हुई और राफ्ट के चारों ओर वाइड स्लो सर्कल में उड़ना शुरू कर दिया। उसके यूजुअल स्काउटिंग सर्कल से बड़ा, बहुत बड़ा। वह दूर देख रही थी। वह लगभग 1 घंटे तक सर्कल करती रही। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, अपनी आंखों को हाथों से शेड करते हुए, और उसे देखता रहा और ओशी भी उसे देखता रहा। वह राफ्ट के बगल में अपने साइड पर फ्लोटिंग था, एक आंख वाटर से बाहर, आकाश के खिलाफ उसे ट्रैक करते हुए। हम में से कोई ज्यादा नहीं हिला। हम दोनों उसका इंतजार कर रहे थे। वह आखिरकार नॉर्थ वेस्ट से लॉन्ग स्लो डिसेंडिंग आर्क में वापस आई। वह किचन प्लेटफॉर्म पर छोटी थंप के साथ लैंड हुई और अपने पंख फोल्ड किए और मुझे देखा और लंबी कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ रैस्प्स की जिन्हें मैं स्पेसिफिक कुछ में पार्स नहीं कर पाया, लेकिन उसके बीक में कुछ था। उसने उसे मेरे सामने टेबल पर ड्रॉप किया। एक पत्ता, एक फ्रेश ग्रीन पत्ता, ओवल सिरेटेड एजेस वाला, और स्टेम अभी भी अटैच्ड, एक साइड पर ग्लॉसी और दूसरे पर मैट। ये सीवीड नहीं था। ये समुद्र में रहने वाली कोई चीज नहीं थी। ये रियल ट्री का पत्ता था। वो तरह का ट्री जो मिट्टी में उगता है, जड़ों और ट्रंक और ब्रांचेस के साथ। वो तरह का ट्री जो लैंड पर एग्जिस्ट करता है। ये ब्राइट ग्रीन था। ये फ्रेश था। ये शायद 1 घंटा पहले ट्री पर जिंदा था। मैंने इसे अपनी उंगलियों से पिकअप किया। पत्ता कामे के बीक में रहने से वार्म था। स्टेम के पास अंडरसाइड पर मॉइस्चर की एक सिंगल ड्रॉप चिपकी हुई थी। मैंने उस ड्रॉप को अपनी उंगली के टिप से टच किया और अपनी उंगली जीभ पर ले गया। फ्रेश वाटर, प्लांट वाटर। वहां बाहर लैंड था। वहां बाहर लैंड था और कामे ने 1 घंटे के अंदर वहां उड़कर वापस आ गई थी, जिसका मतलब था कि यह 15 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकता, शायद 20। मेरे जैसे राफ्ट के लिए 1 दिन की जर्नी के अंदर, एक अच्छे दिन की ट्रैवल की पहुंच में। मैं किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया, पत्ता हाथ में लेकर, और कामे टेबल पर मेरे सामने खड़ी अपनी एक गुड विंग को साइड के खिलाफ टक किए और अपनी एक बैड विंग को थोड़ा क्रुकेड होल्ड किए, और मैं हंसना शुरू कर दिया। धीरे से पहले, फिर थोड़ा जोर से। वो तरह की हंसी जो तुम्हारे अंदर से निकलती है जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो जाती है कि अंदर होल्ड नहीं हो पाती। ओशी ने राफ्ट के बगल के वाटर से क्लिक किया, लंबा और कंटेंटेड। मैंने 4 आर्टिफैक्ट्स को किचन टेबल पर मेरे सामने लेआउट किया, साइड बाय साइड, उसी ऑन ऑर्डर में जिस ऑन ऑर्डर में मैंने उन्हें रिसीव किया था।
पहला मेटल टोकन वो जो ओशी मुझे लाया था, स्मूथ ग्रे मेटल हथेली साइज का, उस राइटिंग के साथ जो मैं पढ़ नहीं सकता था। ओनी के स्टमक से पैटर्न्ड क्लॉथ की स्ट्रिप, रेड एंड डार्क ब्लू स्ट्राइप्स हैंड्स द्वारा बुनी गई। दूसरा मेटल टोकन बड़ा वाला, वो भी ओनी के स्टमक से, अलग वर्ड्स के साथ एनग्रेव्ड लेकिन वही स्क्रिप्ट। कामे से फ्रेश ग्रीन पत्ता अपनी प्लांट वाटर की ड्रॉप के साथ। मैंने उन्हें अपनी रो में देखा, हर एक अलग दिशा और अलग सोर्स से आया था। डॉल्फिन डेप्थ से, शार्क का पेट पास्ट से, बर्ड एयर से, और हर एक ने एक ही तरफ इशारा किया। हर एक ने कहा कि इस राफ्ट से ज्यादा भी है। हर एक ही जवाब का पीस था। मैं खड़ा हो गया। मैं मस्त के पास गया और उस रस्सी को पकड़ लिया जो न्यू रीइंफोर्स्ड सेल को कंट्रोल करती थी। मैं रडर के पास गया और स्टीयरिंग पोल पर अपना हाथ रखा। मैं वेस्ट की तरफ देखा, वो दिशा जहां से कामे वापस आई थी, और मैंने सेल अनफर्ल किया। उस मॉर्निंग हवा अच्छी थी। यह ईस्ट से स्टेडी हवा चल रही थी, जिस तरीके से यह ज्यादातर दिनों से चल रही थी जब से मैं इस राफ्ट पर था। सेल भर गया। रीइंफोर्स्ड शार्क स्किन ने हवा को उस तरीके से पकड़ा जिस तरीके से ओल्ड कैनवास ने कभी नहीं पकड़ा था। ये सॉलिड एंड टाइट बाहर निकला और मेरी जल गई हाथ में होल्ड की रस्सी पूरी तरह टोट हो गई मस्तक, और राफ्ट मूव हुआ। ये उस तरीके से मूव हुआ जिस तरीके से पहले कभी नहीं मूव हुआ था। न करंट का स्लो ड्रिफ्ट, न मेरे पैडल का स्लगिश पुश। सेलिंग, रियल सेलिंग। मेरे पैरों के नीचे पूरा स्ट्रक्चर स्पीड पिकअप करने लगा स्मूथ स्टेडी एक्सेलरेशन में, और वाटर डबल्ड हल के खिलाफ और उस ब्रोकन कॉर्नर के खिलाफ जिसे मैंने पैच किया था, और पेरीमीटर स्टेक्स के खिलाफ जो ओनी के चार्ज के खिलाफ होल्ड किए थे, फुसफुसाने लगा। राफ्ट अपने खुद के पावर से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा था। ओशी राफ्ट के साथ साउथर्न साइड पर साथ रहा। उसने खुद को हमारे साथ स्विम करने की पोजीशन में रखा था। इस बार पुश नहीं कर रहा, बस पेस रखते हुए। और कुछ मिनट्स बाद वह थोड़ा स्पीड अप हुआ और राफ्ट के आगे स्लाइड आउट हो गया लीड लेते हुए। वह मुझे लीड कर रहा था। उसे पता था हम कहां जा रहे हैं। शायद उसे हमेशा पता था। शायद वह मेरा रेडी होने का इंतजार कर रहा था। कामे पहले ही एयर में थी। वह सेल भरते ही लॉन्च हो गई थी, और अब हमारे आगे लॉन्ग स्लो लाइन में उड़ रही थी, चढ़ते और ग्लाइड करते हुए उस पैटर्न में जो मैं अब स्काउटिंग कोर्स के रूप में समझ गया था। वह कुछ 100 मीटर बाहर उड़ेगी, सर्कल करेगी, वापस आएगी, फिर दोबारा बाहर जाएगी। वो पाथ ड्रॉ करते हुए जिसका मुझे फॉलो करना था। मैंने एक हाथ से रडर होल्ड किया और दूसरे से सेल रस्सी, और मैंने अपना कोर्स उसके ऊपर सेट किया। सिस्टम ने मेरे सामने एयर में पिंग किया। मैं इसे लगभग एक्सपेक्ट कर रहा था। सिस्टम को हमेशा पता होता था जब दुनिया बदल जाती थी। इनहेबिटेड जोन के पास पहुंच रहे हैं, थ्रेट लेवल अननोन, न्यू सेक्शन, अनलॉक्ड, रेपुटेशन। मैंने इसे 2 बार पढ़ा, फिर तीसरी बार। रेपुटेशन वह वो वर्ड था जिसका मतलब था दूसरे लोग। रेपुटेशन वो चीज थी जो तुम्हारे पास किसी के साथ होती थी, जो तुम्हें याद रख सकता था। सिस्टम मुझे अपनी शांत फ्लैट तरीके से बता रहा था कि मैं अब ऐसी जगह एंटर करने वाला हूं जहां मुझे दूसरे बीइंग्स द्वारा देखा जाएगा, जो मेरे बारे में ओपिनियंस बनाएंगे और उन ओपिनियंस को समय के साथ याद रखेंगे। सिस्टम मुझे बता रहा था कि मेरी लाइफ का वो पार्ट जो प्योर सर्वाइवल था, खत्म हो गया है, और नया पार्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, पॉलिटिक्स और भाषा और ट्रस्ट और बेट्रियल और सब कुछ जो ह्यूमंस के साथ आता है, शुरू हो रहा है। मैंने सिस्टम स्क्रीन बंद किया। मैं वेस्ट की तरफ खाली होराइजन पर, और कामे की छोटी डार्क शेप आकाश के खिलाफ, और ओशी की ग्रे बैक मेरे आगे स्वेल में ऊपर नीचे होते हुए देखा। और मैंने वो चीज जोर से कह दी जो मैं पूरे मॉर्निंग सोच रहा था। 1 महीना पहले मुझे फिश पकड़ना नहीं आता था। आज मैंने इन वाटर स्केकिंग को मार दिया, लेकिन किसी ने यह टोकन बनाया, किसी ने यह क्लॉथ बुना। कोई बाहर जिंदा है हाथों के साथ जो बिल्ड करते हैं, और मुंह के साथ जो ऐसी भाषा बोलता है जो मैंने कभी नहीं सुनी। और अगर वे अभी भी जिंदा हैं तो इसका मतलब है वे भी मारना जानते हैं। मैंने ओशन के खिलाफ सर्वाइव करना सीखा। अब मुझे लोगों के खिलाफ सर्वाइव करना सीखना है। हवा सेल के पार मूव हुई, और मुझे पता भी नहीं कि वे मेरी भाषा बोलते भी हैं या नहीं। मैं अपने राफ्ट के रडर पर खड़ा रहा जबकि सूरज ऊपर चढ़ रहा था। मेरी बर्ड मेरे आगे आकाश स्काउटिंग कर रही थी, और मेरा डॉल्फिन मुझे वाटर के थ्रू लीड कर रहा था। और मैं वेस्ट की तरफ सेल कर रहा था, उस जगह की तरफ जहां पत्ता उगा था और जहां क्लॉथ बुना गया था, और उस जगह की तरफ जहां कहीं कोई व्यक्ति इस मॉर्निंग जाग रहा था, जिसे अभी तक यह पता नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। मैं उनसे जल्द ही मिलूंगा।